मेरी माँ ने एक बार बहुत ही सख्त लहजे में कुछ कहा था, जो भी मुझसे शादी करना चाहता है उसे 50 यूं देने होंगे। मेरी बड़ी बहन ने फिर ये बात सबको बता दी। उसने कहा, मेरा छोटा भाई थोड़ा मोटा है, थोड़ा काला है और थोड़ा छोटा कद होने के अलावा वो पति बनने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यह सुनकर उसकी सबसे अच्छी सहेलियां बर्दाश्त नहीं कर पाईं। एक एक करके वो सब वहां से भाग निकली जैसे उनकी जान बच रही हो। और फिर एक दिन अचानक ही बैंक्वेट हॉल में सुनहरे आंखों भौं वाला एक आदमी आ गया, सुआनो। उस पल में उसकी सब सहेलियों का दिल पागल हो गया। ये वो इंसान है जिसके बारे में तुमने कहा था कि थोड़ा मोटा, थोड़ा काला और थोड़ा छोटा कद है, तुम्हारा छोटा भाई। दरअसल सुआनरू अपने छोटे भाई के लिए मशहूर थी। उसे डर था कि कहीं उसकी सबसे अच्छी सहेली मुझे देख न ले, इसलिए वो हमेशा बाहर वालों से कहती थी कि मैं छोटा, बदसूरत और कंजूस हूँ। इसी वजह से मैं जवान होने के बाद से कभी किसी के साथ डेट नहीं कर पाया था। मेरे पालक माता पिता बहुत परेशान रहते थे। तू असल में ऐसी कौन सी बीवी ढूंढ रहा है? अगर तुम मेरे प्यारे छोटे भाई से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा उसका ख्याल रखना होगा। उस समय मैं बस अपना सिर उसकी बाहों में छुपाया था ताकि वो मेरा शर्माया हुआ चेहरा न देख सके। उसे नहीं पता था कि मेरे दिल में वही बसती है। मेरे दिल में उसके लिए जो भावनाएं थीं वो समाज को मंजूर नहीं थीं, इसलिए मैं हमेशा उन्हें बहुत सावधानी से छुपाता रहा। और फिर वो रात आ गई जब ये राज पकड़ा गया। उस औरत ने जो मुझे हद से ज़्यादा प्यार करती थी, पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। तुझे कोई शर्म नहीं है? अगले ही दिन उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपनी सगाई का ऐलान कर दिया। मेरी और जिन्नियान की शादी में आना मत भूलना। ये सब देखने के बाद मैंने अपने आंसू लगभग सुखा ही लिए थे। तभी अचानक रिश्तेदारी ढूंढने वाले संगठन का फोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे असली माता पिता मिल गए हैं। तो मैंने फैसला किया उसे छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। मैंने समंदर पार अपने असली माता पिता को फोन लगाया। माम, पापा, मैं तुम्हारे साथ विदेश जाकर रहने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ मेरे माँ बाप खुशी से फूट फूट कर रोने लगे। बहुत अच्छा है शियाओ, अगर उस साल भूकंप नहीं आया होता तो हमारा परिवार इतने सालों के लिए बिछड़ता ही नहीं। हम अब तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। मेरे दिल में एक अजीब सी कड़वाहट उमड़ आई। मैंने गहरी सांस ली और अपने बढ़ते जज्बातों को काबू किया। कृपया मुझे और आधा महीना दीजिए, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। हो जाएंगे तो मैं चला आऊंगा। बिल्कुल सही कहा, हमारी गलती है, हमने सोचा नहीं। आखिर सुए परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला है। सुना है तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बचपन से ही बहुत दुलार किया है। तुम्हें उनसे ठीक से विदा लेनी चाहिए। सुआनरा का नाम सुनते ही मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने सोचा 6 साल की उम्र में एक बड़े भूकंप ने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया था। फिर संगठन ने मुझे सुए परिवार के हवाले कर दिया। सुए परिवार एक बहुत पुरानी और अमीर खानदानी फैमिली थी। सुए पिता और सुए माता दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने मुझे गोद तो लिया लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। अगर ये कहा जाए कि मुझे सुए परिवार ने पाला तो इससे अच्छा ये कहना होगा कि सुवानू ने पाला। 7 साल की उम्र में मुझे आंधी तूफान से डर लगता था। वो मुझे गोद में लेकर लोरी सुनाती थी ताकि मैं सो सकूं। 10 साल की उम्र में मुझे अपने क्लासमेट्स के स्नैक्स और खिलौनों की चाहत होती थी, तो वो मेरे लिए पूरा कन्वीनियंस स्टोर ही खरीद लाती थी। उसने मुझे इतना लाड़ प्यार दिया कि हर कोई मुझसे जलने लगा। 14 साल की उम्र में मुझे बुखार आया और मैं घर में बेहोश हो गया। वो मेरे लिए ऊपर नीचे दौड़कर गर्म पानी लाई और चम्मच से दवाई पिलाई। मुझे जो कुछ भी चाहिए होता वो तुरंत ला कर देती। घर में हर कोई उसे मजाक में कहता था, तुझे अपने भाई से दीवानगी है। किसी को नहीं पता था कि उन अनगिनत रातों में हम एक दूसरे के सहारे बने रहे। मैं तो सुआनू के लिए बहुत पहले ही दीवाना हो चुका था, लेकिन मैंने इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं बस अपनी डायरी में उसके लिए अपने एहसास लिखता था या अपने अच्छे दोस्त सांग जिन्यान से कहता था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि सांग जिन्यान ही सुआनू को यह सब बता देगा। उस रात अचानक सुआनू मेरे कमरे में घुस आई। उसने बेरुखी से वो डायरी ढूंढी और उसे फाड़ फाड़ कर बिखेर दिया। डायरी के टुकड़े उसने मेरी तरफ उछाल दिए। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो दरवाजा पटक कर चली गई। उसके बाद से वो मुझसे मिलने से बचने के लिए हर तरकीब अपनाने लगी। कभी कभार नजरें मिलती तो उसकी आंखों में बिल्कुल भावना नहीं होती थी, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। मैं जाकर उससे सफाई मांगना चाहता था, लेकिन तभी मैंने सुआनू और सांग जिन्यान को एक कोने में गहरे किस करते देख लिया। तब मैंने सोचा शायद बहुत सारी चीजें किस्मत ने पहले ही फीकी कर दी हैं। फीका कर दिया कि सुआनू और मेरे बीच कोई संभावना नहीं है। फीका कर दिया कि सुए परिवार में मेरे ये साल एक सपने के सिवा कुछ नहीं थे। अब मुझे अपनी असली राह पर लौट जाना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपने असली घर वापस जाने का फैसला किया और सुआनू के लिए अपने सालों पुराने एहसासों को छोड़ने का भी। उस दिन मैं बहुत सुबह नीचे उतर आया। मेरे पालक माँ बाप ने जोरदार आवाज लगाकर मुझे नाश्ते पर बुलाया, तो मैं मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरे असली माँ बाप मिल गए हैं और मैं विदेश जाकर उनके साथ रहना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है शियाओयू। मुझे बहुत खुशी है कि तू अपने असली परिवार को ढूंढ लिया। क्या तूने अपनी बहन को इस बारे में बताया है? मैं सन्न रह गया। सुआनू को बताना है। अब तो उसका पूरा दिमाग सांग जिन्यान में लगा है। बताऊं ना बताऊं, फर्क क्या पड़ता है? तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वो दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ नहीं। आप आ गई दीदी? ये संबोधन सुनकर जो मैंने बहुत दिनों से नहीं बुलाया था, सुआनू के कदम लड़खड़ा गए। उसने बिना चाहे मुझे गौर से देखा। मैंने उसे दीदी कब बुलाना बंद कर दिया था? 18 साल की उम्र में, 15 में, या उससे भी पहले। और अब मैंने फिर से दीदी बुलाना शुरू कर दिया था। सुआनू की नज़र गहरी हो गई। उसने मुझे देर तक देखा। उसे लगा कि मुझ में कुछ बदलाव आया है।
काफ़ी देर बाद उसने नज़रें नीचे कर ली। वो आगे बढ़ी और अपना गिफ्ट टेबल पर रखते हुए बेपरवाह लहजे में बोली, माँ, पापा, ये जिनियान का तोहफा है। उसने कहा कि छोटी सी निशानी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद? बिल्कुल पसंद आया। जिनियान के तोहफे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। उसका शुक्रिया अदा किया हमारी तरफ से। वानू, अगली बार जब तुम जिनियान के घर जाओ तो अलमारी से काली चाय की डब्बी ले जाना। इस वीकेंड अगर फुर्सत हो तो उस लड़के और उसके माँ बाप को बुला लेना। लगता है वो शादी की बात करना चाहते हैं। मैं चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में अकेलेपन की भावना दौड़ गई। मेरे नाखून हथेली में गड़ गए, लेकिन मैंने तुरंत हाथ ढीला कर दिया। इस पल में मुझे फिर से एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक बाहरी इंसान हूँ, लेकिन अब आगे इन चीजों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह सोचकर मैं शांति से उठा और अपने कमरे में चला गया। मेरी आहट सुनकर सुआनू, जो माँ बाप से बात कर रही थी, ने ऊपर देखा। उसे सिर्फ मेरी पीठ दिखी जो दरवाजे के पीछे गायब हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? आने के बाद से उसने सिर्फ एक वाक्य बोला है। ये उसके पुराने स्वभाव जैसा तो बिल्कुल नहीं है। दोपहर में मैं अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए पुलिस स्टेशन गया। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरा, मैंने देखा सांग जिनियान सुआनू के बगल में बैठा है और बड़े प्यार से उसे संतरा छीलते देख रहा है। सुआनू की पतली उंगलियां चुटकियों में संतरा छील रही थी, उसका सफेद भाग हटा रही थी। फिर उसने आधा संतरा जिनियान के होठों से लगा दिया। सांग जिनियान के गाल धीरे धीरे लाल हो गए। उसने एक नजर सुआनू की तरफ देखा, फिर उसके हाथों से संतरे का टुकड़ा मुंह में ले लिया। सुआनू हल्की सी हंसी। उसने पास के बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और धीरे से उसके मुंह के कोने पहुंच दिए। मिठाई जिनियान ने सिर हिलाया। फिर उसने संतरे का दूसरा आधा हिस्सा सुआनू की तरफ बढ़ाया। तुम भी चखो। उनकी इस नजदीकी को देखकर मैंने चुपके से नजरें फेर ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शियाओ यू, मैं पलटा। उसने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया। सुआनू आज छुट्टी पर है, हमने पार्क जाने का प्लान बनाया है। क्या तुम भी साथ चलोगे? तुम दोनों डेट पर जा रहे हो, मेरे लिए बीच में आना ठीक नहीं होगा। हम सब फैमिली हैं, बीच में आने वाली क्या बात है? मुझे कुछ काम है, कोई और समय। मेरे मना करने की आवाज सुनकर सांग जिनियान के चेहरे की मुस्कान अचानक सख्त हो गई। शियाओ यू, क्या तुम्हें अब भी गुस्सा है कि मैंने तुम्हारी बहन चुरा ली, इसलिए हमारे साथ नहीं घूमना चाहते? मेरी बहन जिसे पसंद करती है वो तुम हो, इसे चुराना कैसे कह सकते हो? इस वाक्य ने जिनियान के कान लाल कर दिए। सुआनू हल्की सी हंसी और उसकी बाहों में लिपट गई। अगर नहीं आना तो नहीं आए, उसकी परवाह मत करो। बिल्कुल, मुझे नजरअंदाज करो और हम अपनी अपनी राह चले। मैंने उसे शालीनता से विदा ली और मुड़ गया। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन से निकला और रेसिंग क्लब चला गया। ऑफिस में एक पूरी दीवार हमारी उपलब्धियों और रेस की तस्वीरों से भरी हुई थी। मैंने उसे देखा, मेरी आंखें भावनाओं और मोह से भरी हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विदा इतनी जल्दी आ जाएगी। मास्टर ने बाहर से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस मास्टर को देखकर जिसने मुझे 10 साल तक गाइड किया था। मेरे गले में वो रुकी हुई उदासी फिर से उमड़ आई। मैंने अपनी हथेली दबाई और गहरी सांस ली। मास्टर, मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूँ। मेरे असली माँ बाप मिल गए हैं, मैं उनके साथ बसना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। तो क्या तुम विदेश जाकर भी रेसिंग जारी रखोगे? रेसिंग हमेशा से मेरा सपना रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आगे भी जारी रखूंगा। तो तुम अभी जा रहे हो, सबसे बड़ी नेशनल टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। इस बार तुम्हारे चैंपियन जीतने के पूरे चांस हैं। मैंने अपने माँ बाप से बात कर ली है, मैं यहाँ के काम निपटा कर चला जाऊंगा। अभी आधा महीना है, इतने में ये टूर्नामेंट पूरा कर सकता हूँ। तब जाकर मास्टर का दिल ठंडा हुआ। उसने मेरे कंधे पर फिर से हाथ रखा। मैं मास्टर से कुछ देर और बातें करता रहा। बहुत देर बाद मैंने अपना बैग उठाया और घर की तरफ चल दिया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सांग जिनियान अभी भी वहीं मौजूद था। ध्यान से सुना तो पता चला कि वो लोग शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। सूट और वेडिंग ड्रेस के वो स्टाइल देखकर मेरा सिर चकरा रहा था। मैं सोच रहा था कि शियाओ यू से राय ले लूं, आखिर हम इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं। वो मेरी पसंद अच्छे से समझता है। ये कहते हुए ठीक उसी वक्त मैं अंदर दाखिल हुआ। शियाओ यू, तुम्हारे जीजाजी इस चक्कर में परेशान हैं, क्यों ना तुम अगले कुछ दिन उनके साथ जाकर शादी का सामान चुनने में मदद कर दो। मैंने देखा सांग जिनियान की आंखों के कोने मुस्कान से सिकुड़ गए, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो मुस्कान एक चुनौती में बदल गई। मैंने नजरें नीचे करके सोचा और फिर भी मना कर दिया। माफ करना, मेरे पास समय नहीं है, क्लब में काम है, मेरे पास सिर्फ आधा महीना बचा है। जाने से पहले मुझे बहुत कुछ निपटाना है। मेरे पास सांग जिनियान के साथ खरीदारी करने का समय नहीं है। लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही माहौल भारी हो गया। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त शादी करने वाला है, क्या तुम्हारे काम को थोड़ा टाला नहीं जा सकता? ये तय है, कल मैं तुम्हारे लिए छुट्टी मांग लूंगी। उसने अपने बड़े होने के रुतबे का इस्तेमाल करके मुझे छुट्टी लेने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे पास मना करने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये सुनकर मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैं कुछ नहीं बोला। अगले कुछ दिनों तक मुझे मजबूरन सब कुछ छोड़कर पूरे मन से सांग जिनियान के साथ शादी का सामान चुनने में लगा रहना पड़ा। मैंने सोचा था कि वो मॉल में कुछ सामान चुनकर काम खत्म कर देगा, लेकिन उसने मुझे शहर के दक्षिण से लेकर उत्तर तक खींच दिया। बड़ी चीजें जैसे वेडिंग ड्रेस और छोटी चीजें जैसे शराब के गिलास, सब कुछ मुझसे तय करवाया। हर बार जब मैं सुझाव देता कि कोई सुआनू से पूछ ले, तो मुंह फुलाकर कहता, तुम्हारी बहन से क्यों पूछूं, वो इतनी बिजी है, मुझे पैसे देने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छे से समझते हो। पिछली बार मैं उसे शादी के रिंग्स चुनने ले गया था, पता है क्या किया? उसने सीधे मेरे घर रिंग्स की पूरी अलमारी भिजवा दी और कहा जो मर्जी चुन लो। वो मुझसे शिकायत कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत घमंड छुपा हुआ था। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसे वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। सांग जिनियान कुछ और कहने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक दरवाजे पर खड़ी उस औरत पर पड़ी। वानू, तुम यहाँ? मैंने ऊपर देखा तो उस वानू की बाहों में दौड़ता हुआ गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि पहाड़ों वाले मंदिर में चलना है? मैंने आधी छुट्टी लेकर तुम्हें लेने आई हूँ। शियाओ यू इन दिनों मेरे साथ था, क्या वो हमारे साथ चलेगा? सुआनू ने मुझ पर एक नजर तक नहीं डाली, बस अपना सामान उठाया और बाहर चल दी। दूर से घंटियों की आवाज आ रही थी। घना कोहरा धीरे धीरे छेंट रहा था। मंदिर के बाहर का पहाड़ी दृश्य दिखने लगा। मैंने सिर झुकाया।
अपने पैरों के नीचे के पत्थर के रास्ते को घूरता रहा और कदम दर कदम बाहर निकला। ये क्या है? एक आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ा। ऊपर देखा तो सांग जिनियान एक बोधि वृक्ष के सामने खड़ा था। उस पर लटकी हुई प्रार्थना पट्टियों को गौर से देख रहा था। शियाओ हर साल खुश रहे, हर साल उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। शियाओ को इस जन्म में सुख और स्वास्थ्य मिले, वो सिर्फ अच्छे लोगों से मिले। मेरा लाडला शियाओ दिन रात साल दर साल सुरक्षित रहे। एक वफादार भक्त सुआनू। मैंने इन प्रार्थना पट्टियों को फिर से देखा। मेरा दिल धक से रह गया। मेरे विचार और दूर जा पहुंचे। उस बड़े भूकंप के कारण मेरी तबीयत कभी अच्छी नहीं रही थी। 3 दिन में छोटी बीमारी, 5 दिन में बड़ी, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। सुआनू हर हफ्ते मंदिर आकर मेरे लिए प्रार्थना पट्टियां लटकाती थी, मेरी सेहत के लिए दुआ करती थी। मुझे नहीं पता था कि सुआनू ने इतने सालों में इतनी सारी पट्टियां लटका दी थी। अब ये पट्टियां अभी भी पेड़ पर लटकी हुई थीं, लेकिन सुआनू और मैं कभी वापस नहीं जा सकते थे। तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा है। मैं तो थर्ड व्हील जैसा महसूस कर रहा हूँ। सांग जिनियान कुछ नहीं पढ़ पाया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वो मुड़कर जाने लगा। मुश्किल मत करो। कौन थर्ड व्हील? तुम मेरे पति हो, वो सिर्फ मेरा छोटा भाई है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं कहूंगी कि ये सब उतार दिया जाए। ये कहकर सुआनू ने अपने साथियों से कहा कि सभी प्रार्थना पट्टियां पेड़ से फाड़ दी जाएं। एक एक करके सभी पट्टियां जमीन पर गिर गईं। लोगों ने उन्हें रौंद दिया और कीचड़ में मिला दिया। बहुत जल्दी वो पेड़ नई प्रार्थना पट्टियों से भर गया। उन पर वो सारी मीठी बातें लिखी हुई थी जो सुआनू ने खासतौर पर सांग जिनियान के लिए लिखी थी। तब जाकर सांग जिनियान फिर से मुस्कुराया। उसने मुझ पर एक विजयी नजर डाली। तुमने ऐसा किया शियाओ, गुस्सा तो नहीं आया? छोटा भाई पति से कितना अहम हो सकता है। इस वाक्य ने तुरंत सांग जिनियान को खुश कर दिया। शहर वापस जाते समय वो हर समय सुआनू से चिपका रहा। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैंने आंखें खोली। अभी पूछता ही था कि हुआ क्या, तभी मेरे कानों में एक जोरदार धमाका गूंजा। गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई, रेलिंग तोड़कर कई बार पलटी और आखिरकार एक पहाड़ी खाई में जा फंसी। मेरा सिर सीट के पीछे जोर से टकराया। धक्का इतना जोरदार था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर सीट में फंसा हुआ था। मेरी बाह में एक पेड़ की डाली घुस गई थी और मेरे बगल में सांग जिनियान भी बेहोश पड़ा था। वो ज्यादा घायल नहीं लग रहा था, बस शौक से बेहोश था। ड्राइवर सीट पर बैठी सुआनू ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने सबसे पहले गाड़ी की खिड़की तोड़ी और बाहर निकल गई। वो कई बार लड़खड़ाई, फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। दर्द से कराहते हुए मुझे देखा और बेहोश सांग जिनियान को देखा। उसने बस एक पल का संकोच किया, फिर सांग जिनियान को अपनी पीठ पर उठा लिया। पहले जिनियान को ले जाती हूँ, बाद में तुम्हें लेने को भेज दूंगी। ये कहकर मेरी तरफ देखे बिना, जैसे उसे कुछ हो जाने का डर हो, वो जिनियान को लेकर जल्दी से चली गई। जिस पल मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया था, उसी पल मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसके लिए फिर कभी नहीं रहूंगा। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। लेकिन जब मैं अकेला गाड़ी में दबा हुआ उस खाई में पड़ा था तो मुझे उस साल का भूकंप याद आ गया। तब भी मैं मलबे में दबा हुआ था। अंधेरे में सिर्फ मैं था और कोई नहीं। मैं 3 दिन और 3 रात तक फंसा रहा। उसके बाद सुए परिवार ने मुझे गोद लिया। हर रोज मैं भूकंप के उन दिनों के सपने देखता, चादर के नीचे कौंपता और रोता। उस वक्त सुआनू हमेशा मेरे कमरे में दौड़ती हुई आती, मुझे कसकर अपनी बाहों में ले लेती। डर मत, अच्छा लड़का मैं हूं। अब मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। लेकिन अब मैं उसे दूर जाते हुए देख रहा था, जब तक वो पूरी तरह से मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। आसमान बहुत गहरा हो गया, लेकिन सुआनू वापस नहीं आई। मैंने कड़वी हंसी। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। दर्द को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी के नीचे से निकलने के लिए संघर्ष किया। फिर दांत पीसकर उस डाली को अपनी बांह से बाहर खींच लिया। धीरे धीरे रेंग कर बाहर निकला। पता नहीं कब तक रेंगता रहा, लेकिन अंततः पूरी तरह बेहोश होने से पहले मैं मुख्य सड़क तक पहुंच गया। जब फिर होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरी बांह पर पट्टियों की मोटी परत लिपटी हुई थी। मेरी आखिरी याद यह थी कि एक दयालु राहगीर ने मुझे बचाया था। और जब से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, सुआनू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने नर्स से सुना कि वो जिनियान की देखभाल कर रही है। सांग जिनियान को बस थोड़ी सी चोटें आई थीं, लेकिन उसने उसके लिए पूरी मंजिल बुक कर दी, बस इसलिए ताकि वो आराम कर सके। ये सुनकर मैंने अपनी पट्टी बांधी बांह की तरफ देखा। मुझे वो साल याद आया जब मुझे हल्की सर्दी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब सुआनू ठीक आज की तरह मानो किसी बड़ी मुसीबत से जूझ रही हो, मेरे पास से एक पल भी नहीं हटी थी। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया, बहुत सारे दोस्त मुझसे मिलने आए। उनमें से एक लड़की थी जो पहले मुझे पसंद करती थी। उसने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। मैंने मना करने की ठानी, लेकिन वो झिझकते हुए बोली, शियाओ यू, ज्यादा मत सोचो, ये फूल तुम्हें डिस्चार्ज होने की बधाई देने के लिए है। मुझे पता है तुम जल्द ही जा रहे हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम भविष्य में अच्छे से रहो। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका शुक्रिया अदा किया। मुड़ा ही था कि देखता हूँ सुआनू दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी याद में वो शायद ही कभी गुस्सा होती थी, लेकिन अभी उसका चेहरा काला था। उसकी बर्फीली नजरें मेरे हाथ में पड़े फूलों पर टिकी थी। फिर वो तुरंत मुड़कर चली गई। मैं सन्न रह गया, थोड़ा हैरान। समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा क्यों आया, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। घर पहुंचते ही मैंने वो गुलदस्ता एक फूलदान में रख दिया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुला तो सुआनू का चेहरा सामने था। जब से उसे मेरे एहसासों के बारे में पता चला था, हमारे रिश्ते में बर्फ जम गई थी। सुआनू अब मेरे दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देती थी। अब वो यहाँ क्या कर रही है? मैंने मुंह खोला ही था कि सुआनू ने बाहें फैलाकर मुझे गले लगा लिया। उसके इस अचानक किए हुए काम ने मुझे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
अगले दिन जब मैं लिविंग रूम से बाहर आया तो देखा सुआनू माथे पर शिकन लिए मेरी तरफ आ रही थी। तुम मेरे कमरे में क्यों हो? यह देखकर कि उसे कल रात की कोई याद नहीं थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने ठंडे स्वर में मुझे रोका। क्या तुम मुझे यहाँ लाए थे शियाओ यू? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। क्या तुमने अब तक हार नहीं मानी? मैं ठिठक गया, फिर सिर झुका लिया। कुछ भी कहने का क्या फायदा? मुझे उससे प्यार है, यही मेरा अपराध है। अब उसकी नजरों में मैं जो भी करूं गलत ही है। मेरी लाल हुई आंखों और मेरे झुके सिर को देखकर सुआनू की सांस रुक गई। वो मेरी तरफ आने ही वाली थी कि बाहर से एक नरम पुरुष आवाज आई, वानरू। वो अंदर आया और मुस्कुराते हुए उसे गले लगाने ही वाला था कि उसकी मुस्कान अचानक थोड़ी सख्त हो गई। तुम्हारे होठों का कोना क्यों फटा हुआ है? कुछ नहीं, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। उसने अनजाने में अपने होठों को छुआ, फिर मुझे गहरा अर्थपूर्ण नजर दिया। उसके बाद मैंने सुआनू को अकेले में नहीं देखा। वो सांग जिनियान के साथ व्यस्त थी, जबकि मुझे अभ्यास के लिए समय निकालना था। उस दिन जब मैं रेसिंग ट्रैक पर अभ्यास के लिए गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे मास्टर अचानक सुआनू और सांग जिनियान को लेकर आए। मैं आपसे मिलवाता हूँ, ये है मिस्टर रेसर। जिनियान को खास तौर पर रिकमेंड किया गया है। कृपया सब ताली बजाकर उसका स्वागत करें। सबकी तालियों के बीच मेरे मास्टर ने मुझे, जो किनारे खड़ा था, देखते हुए कहा, शियाओ यू, अब से तुम जिनियान को ज्यादा मेंटर करना। परिचय के बाद मेरे मास्टर ने बड़े सम्मान से सुआनू और सांग जिनियान को प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले गए। जैसे ही बड़ा दरवाजा बंद हुआ, सब फुसफुसाने लगे। मैंने सुना है कि सांग जिनियान पहले हमारे क्लब में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी स्किल्स अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया था। मास्टर सच में कुछ भी कर सकते हैं। उसके कहने पर वो ऐसे आ गया। उस वक्त हमें अंदर आने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था, तुलना ही नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ईर्ष्या के शब्द लगातार आ रहे थे। मेरी नजरें डगमगा गईं। मुझसे बेहतर कोई सुआनू को नहीं समझता था। वो बहुत ही सख्त और सिद्धांतों पर चलने वाली थी। वो पहले नियमों को बहुत महत्व देती थी और उसके पास बहुत ताकत होने के बावजूद उसने कभी अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। अब सांग जिनियान के लिए उसने पहली बार अपने नियम तोड़ दिए थे। लगता है वो सच में उससे बहुत प्यार करती है। तब से सांग जिनियान क्लब में शामिल हो गया और मैं उसका वरिष्ठ बन गया। मैंने मास्टर के कहे अनुसार उसे गंभीरता से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सांग जिनियान सुनता ही नहीं था। वो हर बार बहुत लापरवाही करता और हर दिन अभ्यास से बचने के लिए कुछ न कुछ बहाना बनाता। इस बार मैं समय रहते उसे रोक नहीं पाया और वो गायब हो गया। मैं बस खिड़की के पास जाकर उसे फोन कर सकता था और परिणाम स्वरूप मैंने सुआनू को देखा। मैंने और नहीं देखा। शांतिपूर्वक खिड़की बंद की और अभ्यास करता रहा। उस दिन मैं बहुत देर रात घर पहुंचा। देखा तो सुआनू मुख्य द्वार पर खड़ी थी। उसका चेहरा उदास और अपठनीय था। लग रहा था जैसे वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास जाकर पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी मैंने उसकी ठंडी पूछताछ सुनी। शियाओ यू, क्या तुम हर समय जिनियान को परेशान करना बंद नहीं कर सकते? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो सीधे कह दो। मैं पहले से ही थका हुआ था। उसकी बातें सुनते ही उस पल में मुझ पर तमाम तरह की भावनाएं टूट पड़ी। दुख, उदासी, लाचारी। बिना अनुमान लगाए मुझे पता था कि सांग जिनियान ने उसे कुछ उकसाने वाली बातें कही होंगी। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस उसके पास से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मैंने सांग जिनियान के साथ बहुत नरमी बरती। इससे सांग जिनियान और भी अहंकारी हो गया। हर दिन वो क्लब में सिर्फ हाजिरी भरने आता और फिर चला जाता। बाकी लोग उससे बहस करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। सिर हिलाकर कहा, यह सांग जिनियान की जिंदगी है। अगर वो परीक्षा पास कर लेता है तो मजबूरन जाना पड़ेगा। ये उसकी जिंदगी है, उसे खुद इसके लिए जिम्मेदार होना होगा। वैसे भी मेरे पास अब उसे पढ़ाने का समय नहीं है। मैंने सोचा कि यही बात खत्म हो गई, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुआनू अचानक मुझसे मिलने आएगी और मुझसे कहेगी कि इस प्रतियोगिता में अपनी जगह सांग जिनियान को दे दूं। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। जब उसने दोबारा पूछा कि क्या मैं मान गया, तब मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में ठंडा गुस्सा था। तुम कह रही हो कि मैं अपनी प्रतियोगिता वाली जगह उसे दे दूं? मैंने अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश की, लेकिन अपनी आवाज के कौंपने को नहीं छुपा सका। वो तुम्हारा जीजा जी है, और वैसे भी बस एक जगह है प्रतियोगिता में। क्या ये सच में इतनी महत्वपूर्ण है? सुआन, तुम अच्छे से जानती हो कि रेसिंग का मेरे लिए क्या मतलब है। सुआनू के दिल पर ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। उसे भी वो साल याद आ गए। याद आ गया कि कैसे मैं बार बार रेसिंग के लिए पागलों की तरह प्रैक्टिस करता था। उसके हाथ अचानक मुट्ठी में बंद हो गए। अंततः उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर चली गई। जब से सांग जिनियान सुआनू के एक शब्द पर क्लब में शामिल हुआ, क्लब धीरे धीरे दो गुटों में बंट गया। एक गुट मेरे नेतृत्व में अपने लक्ष्यों के लिए प्रयासरत था और दूसरा गुट सांग जिनियान के नेतृत्व में पूरे दिन ट्रेनिंग से जी चुराता था। बस यही सोचता था कि कैसे सांग जिनियान की चापलूसी करके उसके जरिए सुआनू से कहलाकर ज्यादा फायदे कमाए जाएं। ये दोनों गुट कभी सीधे टकराए नहीं थे, जब तक कि आज के अभ्यास सत्र के बाद। शियाओ यू, एक बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैंने अनजाने में माथा सिकोड़ लिया। कुछ कहने ही वाला था कि सांग जिनियान के पीछे वाले चमचे ने अचानक मुझे धक्का दे दिया। तेरी समस्या क्या है? जिनियान तुझसे मदद मांग रहा है, तू ऐसा रवैया क्यों दिखा रहा है? तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे पूछना चाहिए कि सांग जिनियान की समस्या क्या है। प्रैक्टिस के दौरान उसके पास बहुत समय था पूछने के लिए, लेकिन उसने तब नहीं पूछा। खत्म होने के बाद आकर पूछ रहा है। क्या वो जानबूझकर कर रहा है? मैं विवाद नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने बगल वाले दोस्त को खींचकर वहां से ले जाना चाहा, लेकिन सामने वालों ने सोचा कि हम डर गए हैं। उनके शब्द और भी बदतर हो गए। अब डर गए। सुन ले, सांग जिनियान भविष्य का प्रमुख रेसर है। शियाओ यू, तू जो उसे सिखा रहा है, ये तेरे लिए सम्मान की बात है। तू तो एक अनाथ है। अगर तूने सांग जिनियान को नाराज कर दिया तो सावधान रहना, वो तुझे बाहर निकलवा देगा। एक बात से दूसरी बात बढ़ी और मुझे याद नहीं किसने पहला पंच मारा, लेकिन दोनों गुट तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए और लड़ाई शुरू हो गई। अफरा तफरी में सांग जिनियान अचानक मेरे पास आया और उसने मुझे जोरदार धक्का दे दिया।
मैं पहले से एक ऊंचे मंच के किनारे पर खड़ा था। मैं गिरने ही वाला था कि मैंने सांग जिनियान को पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। हम दोनों ऊंचाई से एक साथ गिर पड़े। चारों तरफ चीखें उठ गईं। मंजर बहुत अफरा तफरी का था। जब सुआनु वहां पहुंची तो हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। हम दोनों की हालत देखकर सुआनु का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सामान्य रूप से शांत आवाज में घबराहट की झलक थी। क्या स्थिति है मिस्टर? यंग मास्टर जांग और यंग मास्टर सांग दोनों ऊंचे मंच से गिर गए। दोनों के पैर टूट गए हैं और इसके अलावा यंग मास्टर सांग यंग मास्टर जांग के ऊपर गिरे, इसलिए उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है। अभी फ्रैक्चर के लिए सिर्फ एक डोज स्पेशल मेडिसिन बची है, लेकिन यंग मास्टर सांग को दवा के बिना भी ठीक होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? जिनियान को दे दो। डॉक्टर अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि सुआनु ने उसे काट दिया। उसका लहजा अटल था। उसका ये अटल लहजा सुनकर मैं, जो अभी दर्द से कराहकर होश में आया था, ऐसे सन्न रह गया जैसे मुझ पर बिजली गिरी हो। वो अच्छी तरह जानती थी कि रेस कार ड्राइवर के लिए पैर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। डॉक्टर ने साफ कहा था कि सांग जिनियान के पैरों को दवा के बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दर्द को दबाने की कोशिश की, अपनी आखिरी ताकत से, और आंसू बहाते हुए विनती की, दीदी कृपया, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, क्या तुम मुझे दवा दे सकती हो? तुम मुझे पसंद न करो तो ठीक है। तुमने मुझे पहाड़ी पर पूरा दिन और रात अकेला छोड़ दिया, वो भी ठीक है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे लिए मेरे पैर कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने पैर नहीं खो सकता। मुझे अभी अपना सपना पूरा करना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। अंत तक मैं बेकाबू होकर सिसक रहा था। बड़े बड़े आंसू मेरे पीले गालों से लुढ़क रहे थे। उस लड़के को जो कितना भी घायल होता था कभी नहीं रोता था। इतना टूटा हुआ रोते देख सुआनु के बगल में लटकते हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंद हो गए। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बगल में बेहोश पड़ा सांग जिनियान भी दर्द से चिल्लाकर उठ बैठा। गिरते वक्त अपने पैरों में हुए असहनीय दर्द को याद करके वो भी डर से रोने लगा। वानु, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। ये सुनकर सुआनु ने मेरा हाथ झटक दिया और दौड़कर सांग जिनियान के हाथ थाम लिए। अच्छा बच्चा, मैं अभी डॉक्टर से कहती हूँ कि तुम्हें स्पेशल दवा दे। ये कहकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने डॉक्टर से सांग जिनियान को स्पेशल दवा लगाने का आग्रह किया। मैं ये सब बगल से देख रहा था। मैंने पागलों की तरह खुद को सांग जिनियान की तरफ घसीटने की कोशिश की, ये सपना देखकर कि डॉक्टर के हाथ से स्पेशल दवा छीन लूं, लेकिन मेरे टूटे हुए पैर मुझे हिलने भी नहीं दे रहे थे। ठंडी सुई सांग जिनियान के पैर में चुभ गई। मैं लाचारी से देखता रहा कि कैसे वो स्पेशल दवा उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा करके जा रही है। 3 दिन बाद मैं कोमा से उठा। इस बार मैंने सुआनु को अपने बिस्तर के पास पाया। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों के कोने लाल थे। मुझे जगह देखकर उसने कौंपते हाथों से मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी तरफ झुककर बच गया। सुआनु का हाथ हवा में ही रुक गया। देर तक ऐसे ही रहने के बाद अंततः उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने कर्कश आवाज में कहा, तेरे पैर अभी भी सामान्य रूप से चल सकते हैं, बस तू अब रेस कार ड्राइवर नहीं बन सकता। आगे मैं तेरा ख्याल रखूंगी। वैसे भी जिनियान मेरा मंगेतर है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मुझे बहुत सारी भावनाओं से गुजरना चाहिए था। गुस्सा, निराशा, उदासी, दुख, चीखना, लेकिन मेरे अंदर जो सारी भावनाएं जमा हो गई थीं, वो अंत में सिर्फ लाचारी के रूप में बदल गई। कृपया जाइए। अस्पताल के कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। अंततः सुआनु उठी। उसने मुझसे आराम करने को कहा और चुपचाप चली गई। जैसे ही बड़ा दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपनी घायल टांग की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा रेसिंग का सपना पूरी तरह से राख हो चुका था। जब से डॉक्टर ने ऐलान किया था कि मैं जीवन भर रेस नहीं कर सकता, मैं धीरे धीरे एक ज़ोंबी बन गया। मैं ना रोता न हंसता, बस एक कुर्सी पर बैठा बाहर खिड़की से देखता रहता जब तक प्रतियोगिता का दिन नहीं आया। मैंने सुए परिवार की रोकने की कोशिशों की परवाह न करते हुए रेसिंग ट्रैक पर जाकर आखिरी पंक्ति में बैठ गया। मैंने ट्रैक की तरफ देखा कैसे सांग जिनियान ने मेरी जगह ले ली थी और वो तालियां और ताजे फूल प्राप्त कर रहा था जो मेरे होने चाहिए थे। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सुआनु फूलों का गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ी। बाकी लोग भी एक एक करके सांग जिनियान को बधाई देने आए। सिर्फ मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा लोगों को आते जाते देखता रहा। फिर अंततः सब तितर बितर हो गए। पता नहीं कब कितनी देर हुई। आखिरकार मैं उठा और उनके पास गया। मुझे आता देख सुआनु सहज रूप से सांग जिनियान के सामने खड़ी हो गई। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, उसे मत मारना। मुझे गुस्सा नहीं है, मैं तुम्हें एक तोहफा देने आया हूं। इस वाक्य ने सभी को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। सब लोग मेरे पीछे आओ। ये शब्द छोड़कर मैं रेसिंग ट्रैक से बाहर चला गया। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, आसमान में एक पटाखा गोला छूटा, तुरंत फटा और फूल बारिश की तरह बरसने लगे। एक के बाद एक पटाखों ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। सुआनु की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ गई। अगले ही पल उसने मुझसे कहते सुना, सुआन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने पहली बार रेसिंग का पुरस्कार जीता था? तुमने मेरे लिए पूरे आसमान में पटाखे छुड़वाए थे। तुमने कहा था कि मेरी बाकी की जिंदगी शानदार और दमकती हो, हवा की तरह आजाद हो। अब मैं ये पटाखे तुम्हें लौटा रहा हूँ। मैं तुम्हें और मेरे जीजाजी को जीवन भर साथ हाथ बांध कर रहने की, एक दूसरे से प्यार करने की, बाल सफेद होने तक की दुआ देता हूँ। जीजाजी शब्द मेरे होठों से निकलते ही सुआनु की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा। यह पहली बार था जब मैंने सबके सामने सांग जिनियान को जीजाजी कहा था। उसका दिल अचानक बैठ गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं मुड़कर जा चुका था। शादी से एक रात पहले सुए परिवार में बहुत ज्यादा हलचल थी। देर रात नीचे की लाइटें जल रही थीं। सुए मां नौकरानियों को शादी के आवश्यक सामान तैयार करने का निर्देश दे रही थीं। दुल्हन के कमरे को सजा रही थीं। ऊपर मेरे कमरे में भी लाइट जल रही थी। मैं कालीन पर बैठा था। धीरे धीरे सुआनु द्वारा मुझे दिए गए सालों के तोहफों को एक बड़े बक्से में रख रहा था। मैंने हर एक तोहफा पैक किया, फिर उन बक्सों को उठाकर धीरे धीरे नीचे ले गया। रात सन्नाटे में
पूरा घर एक खुशनुमा माहौल से सजा हुआ था। हर कोना मुझे चुपके से याद दिला रहा था कि इस घर में एक नया मालिक आने वाला था। मैंने अब सामने की सजावट की तरफ नहीं देखा। मैं बक्सा लेकर बाहर चला गया। तभी ठीक सामने सुआनु मिल गई, जो अभी अभी सांग परिवार से लौटी थी। कहाँ जा रहे हो? बेकार की कुछ चीजों से छुटकारा पाने। मेरी बिना किसी हिचकिचाहट के जाती हुई पीठ को देखकर उसका दिल अजीब से सिकुड़ गया। उस घटना के बाद से मैं पूरी तरह बदल चुका था। अब रेस नहीं कर सकता था। उसने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा नखरा करूंगा, लेकिन मैं बेहद शांत था। इतना शांत कि डरावना था। मैंने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल मैंने उसे कहते सुना, जिनियान ने कहा, वो चाहता है कि तुम शादी में बेस्ट मैन बनो। वो अब मेरे जीजा जी हैं, मेरे भाई नहीं। मेरे जैसे छोटे रुतबे वाले के लिए ये करना उचित नहीं है। तुम दोनों किसी और को ढूंढ लो। ये कहकर मैंने उसकी तरफ और नहीं देखा और बाहर निकल गया। दरअसल ये उचित न होने की बात नहीं थी, बल्कि ये कि उनकी शादी के दिन मुझे यहाँ से जाना था। शादी से एक रात पहले मैंने बक्सा लेकर जानबूझकर अपने पालक माता पिता से मिलने का फैसला किया। पिताजी, माँ, मैं कल बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरे असली माता पिता ने कल सुबह के लिए मेरी फ्लाइट बुक कर दी है। मैं कल जा रहा हूँ। इतनी अचानक क्यों? अचानक नहीं है, मुझे बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। इन बक्सों में वो पैसे हैं जो मैंने इन सालों में बचाए थे। ये सूए परिवार ने मुझ पर पिछले 15 सालों में जो खर्च किए, उसे चुकाने के लिए बस भरपूर हैं। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से लिफाफों की एक मोटी गड्डी निकालकर उन्हें दे दी। मेरे पालक माँ बाप ने यह देखा और तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने वो पैसे मुझे वापस थमाने की कोशिश की, लेकिन मैंने दृढ़ता से वापस कर दिया। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दोनों बुजुर्गों के सामने जोर से 3 बार माथा टेका। पिताजी, माँ, पिछले 15 सालों की देखभाल के लिए शुक्रिया। आपकी कृपा और पालन पोषण मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब मैं आपके पास अक्सर नहीं रह पाऊंगा। मैं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। जब मैंने सिर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे और माथे पर थोड़ा सा खून लगा था। शादी के दिन सुआनु को शादी में जाना था, लेकिन वो हिचकिचा रही थी, जा नहीं रही थी। इसके बजाय वो कमरे के दरवाजे के बाहर इधर उधर चहलकदमी कर रही थी, अपने सामने बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। सुआनु का दिल अचानक दुखने लगा। उसे हमेशा लग रहा था कि वो नहीं जा सकती, कि अगर वो गई तो कुछ बहुत ज़रूरी खो देगी। दीदी, क्या हुआ? मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो देखा सुआनु मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। मेरी आंखों में दूरी और उदासीनता ने उसके दिल को फिर से धड़का दिया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं स्तब्ध रह गया। उसके साथ जाकर क्या करूं? उसको और सांग जिनियान को प्यार करते देखूं? मैंने बिना सोचे अपनी कलाई पर लगी घड़ी देखी। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। मैं बाद में सीधा शादी के स्थल पर आ जाऊंगा। आप सबका इंतजार करूंगा। सुआनु कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन नीचे से हमारी पालक माँ ने आवाज़ लगाई, वानु, शुभ समय लगभग बीत रहा है। पहले मेरा मना करना, फिर पालक माँ का जल्दी करना। फिर भी सुआनु जाने को तैयार नहीं थी। जब तक जल्दी करने की आवाज़ें और तेज नहीं हो गई, तब उसने अपने दिल की धड़कनों को दबाया। शादी शुरू होने से पहले मेरे पास आ जाना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नजरें नीचे कर ली। लेकिन सुआनु जैसे मुझसे जवाब पाने पर अड़ी थी। उसने फिर से कहा, बहुत ज़रूरी है, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये देख करके अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो यहाँ से नहीं हटेगी। मुझे झूठ बोलना पड़ा और सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे पता है। इन शब्दों ने जाकर सुआनु को चैन दिया। तब कहीं उसने दरवाजे पर रोकने वाला हाथ हटाया और मुड़कर चली गई। मैंने उसे नीचे जाते देखा, शादी की गाड़ी में बैठते देखा। फिर बाकी सब लोग पीछे वाली गाड़ियों में सवार हुए। अंत में पटाखों की आवाज़ हुई और शादी की गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। मेरी नज़रों में वो छोटी होती गई और अंततः गायब हो गई। सुआन, शादी मुबारक हो। अलविदा, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर मैं पहले से पैक किया हुआ सूटकेस लेकर दरवाजे से बाहर निकला और कदम दर कदम एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। मेरी पीठ अटल थी, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सांग और सुए परिवारों की शादी कैपिटल सिटी की बड़ी खबर थी। अनगिनत लोग सुबह सुबह बाहर निकल आए, उन सड़कों के दोनों तरफ खड़े हो गए जहां से शादी की गाड़ियां गुजरने वाली थीं, और सुए परिवार द्वारा सड़क के किनारे शादी की मिठाइयां फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। बधाइयों का दौर खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन शादी की गाड़ी में बैठी सुआनु बिना वजह खुश नहीं हो पा रही थी। उसे आज सुबह मेरे कमरे के सामने खड़े होने के कुछ जोरदार दिल की धड़कनें याद आ रही थी। उसका दिल फिर से घबराने लगा। हमेशा लगता है कि उसने कुछ खो दिया है, क्योंकि सुए परिवार का दर्जा सांग से ऊंचा था। सुआनु खुद दुल्हन लेने आई थी। सुए परिवार को पुराने रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं था। वो बस चाहते थे कि जनता जाने कि सुआनु का सांग जिनियान से शादी करना सांग परिवार के लिए वरदान है। उनकी बेटी किसी ऊंचे खानदान से जाकर नहीं, बल्कि नीचे जाकर शादी कर रही थी। सांग परिवार ने भी हर जगह लालटेन और रंग बिरंगे पताके लटका दिए थे। सांग जिनियान के दोस्त बालकनी पर खड़े उत्सुकता से देख रहे थे कि सुए परिवार की शादी की गाड़ियां कब आती हैं। आखिरकार 11 बजे की घंटी बजी। सुए परिवार का काफिला धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उत्साहित समूह सांग जिनियान के पास जा पहुंचा। वो आ गए, मिस्सू आ गई। शोर शराबे के एक दौर के बाद सुआनु आखिरकार अपना गुलदस्ता लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंची, सांग जिनियान के कमरे में। अपनी वेडिंग ड्रेस में सुआनु को अपने सामने देखकर सांग जिनियान अपनी खुशी नहीं रोक सका। वो आखिरकार सुआनु से शादी करने वाला था। कुछ मजाक और खिलवाड़ के बाद सुआनु और सांग जिनियान ने तय कार्यक्रम के अनुसार होटल जाने के लिए शादी की गाड़ी पकड़ी। रास्ते में सांग जिनियान हर समय सुआनु को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये उसका भ्रम है या क्या, लेकिन उसे हमेशा लगा कि दुल्हन लेने के बाद से सुआनु ध्यान में कहीं खोई हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ड्रेस को खींचा। वानु, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई चिंता है? तुम बहुत खुश नहीं लग रही हो। कल रात शादी के बारे में सोचकर मैं इतनी बेचैन हो गई कि सारी रात सो नहीं पाई। तब जाकर सांग जिनियान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शादी की गाड़ी होटल के सामने रुकी। दोनों आराम करने के लिए लाउंज में गए। कुछ देर बातें करने के बाद सुआनु आखिरकार उठी
और बाहर चली गई। आज सुबह मुझसे कहे गए अपने शब्दों को याद करते हुए उसने जल्दी से बटलर को बुलाया। उसने उससे मुझे लाने का निर्देश दिया। मेरे आने से पहले उसका दिल बेचैन हो गया। वो मुझसे कहना चाहती थी कि अब से सांग जिन्यान मेरा जीजा जी है। मेरे दिल में चाहे कुछ भी हो, मुझे सांग जिन्यान के सामने नहीं दिखाना चाहिए। सांग जिन्यान के सुए परिवार में आने के बाद मैं घर पर ही रह सकता हूं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके दिल में मैं अब भी उसका छोटा भाई हूं। उसने बहुत सारी बातें सोची थी, यहां तक कि सोचा था कि जब मुझसे मुलाकात होगी तो कैसे बात शुरू करे। लेकिन जब उसने देखा कि बटलर अकेला लौटा है तो वो सारी बातें घबराहट में बदल गईं। शियाओ कहाँ है? बटलर ने मुंह खोला पर कुछ कहते नहीं बना। जब सुआनू ने उसे मुझे ढूंढने भेजा तो उसकी मुलाकात सुए पिता और सुए मां से हुई जो ऊपर जा रहे थे। उसका उद्देश्य सुनकर सुए पिता और मां ने एक दूसरे की तरफ देखा। समय देखते हुए मैं शायद उस वक्त तक हवाई जहाज पर होता और शादी शुरू होने वाली थी। अगर सुआनू अब मुझे ढूंढने गई तो उसे कुछ गड़बड़ जरूर दिखाई देगी। इसके अलावा शादी में देरी भी होगी, इसलिए उन्होंने बटलर से कहा कि वो सुआनू से झूठ बोले कि मेरे पैर की चोट फिर से बढ़ गई है, इसलिए मुझे आराम करने के लिए घर जाना पड़ा। सुआनू को धोखा देने के लिए उन्होंने जानबूझकर मेरे द्वारा पहले लिखा हुआ एक नोट भी दिखाया जो उन्होंने कभी उसे नहीं दिखाया था। उस पर मेरी लिखावट में लिखा था कि मैं तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पहले घर चला गया। सुआनू ने नोट लिया, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसे हमेशा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि शादी शुरू होने वाली है, दुल्हन को तैयार हो जाना चाहिए। सुआनू जो हिलने को थी ने अपना पैर वापस खींच लिया और शादी हॉल की तरफ बढ़ गई। बटलर ने उसकी पीठ देखी और चुपके से राहत की सांस ली। पियानो की मधुर आवाज बजने लगी। सुआनू ने मंच के अंत की तरफ देखा जहां सांग जिन्यान धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। सांग जिन्यान के चेहरे पर मुस्कान छुपी नहीं छुप रही थी, लेकिन अजीब बात है कि उसने अचानक सोचा कि मैं दूल्हे के सूट में कैसा लगूंगा। मैं हमेशा शरारती हूं, शायद मैं पारंपरिक सूट नहीं पहनूंगा बल्कि अपनी पसंद का काला और सोना पहनूंगा। वो सांग जिन्यान की तरह मेरे पास आने का इंतजार नहीं करेगा बल्कि तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ेगा। उसके चेहरे पर सांग जिन्यान की तरह शर्मीली मुस्कान नहीं होगी बल्कि एक चमकीली बेरोक टोक मुस्कान होगी। फिर वो प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखेगा। शायद वो अपने सपनों में इतनी खो गई थी कि जब एमसी ने उससे पूछा कि क्या वो सामने वाले दूल्हे को स्वीकार करेगी तो उसने अनजाने में मेरा नाम ले दिया। वो अभी भी माइक्रोफोन पकड़े हुई थी और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मेहमान पहले तो हैरान हुए, फिर आपस में फुसफुसाने लगे। शियाओ, यू तो सुए परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है ना? सुए परिवार की बड़ी बेटी शियाओ का नाम क्यों ले रही है? दोनों परिवारों के माता पिता सामने की पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरे और भी सख्त हो गए। सुए पिता और मां ने सहज रूप से उसकी तरफ देखा और उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उनकी बेटी ऐसे नाजुक मौके पर कैसे शरारत कर सकती है? सांग पिता और मां के चेहरे काले पड़ गए। वो अपने बगल में बैठे सुए पिता मां की तरफ मुड़े और जवाब मांगा। मंच पर सुआनू के मुंह से मेरा नाम सुनकर सांग जिन्यान का चेहरा पीला पड़ गया। उसका हाथ अपनी पतलून की टोंग को कसकर पकड़ रहा था। उसने कौंपती आवाज में कहा, वानू क्या कह रही हो? उसने बिना सोचे सुआनू का हाथ पकड़ना चाहा। बस एक ही अहम कदम बाकी था और वो नवविवाहित बन जाते। उसने शियाओ का नाम क्यों लिया? अगर पहले होता तो सुआनू तुरंत प्रतिक्रिया देकर इस छोटी सी घटना को टाल देती, लेकिन अब वो बस मंच के नीचे बैठे मेहमानों को देख रही थी, कुछ अजनबी कुछ परिचित। लेकिन वो जिस शख्स को ढूंढ रही थी वो वहां नहीं था। अगले ही पल सबकी आवाजों की परवाह किए बिना वो मंच से भागी और बाहर दौड़ पड़ी। अनगिनत लोगों ने उसका नाम पुकारा, कुछ गुस्से में, कुछ उदासी में, कुछ निराशा में, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शादी हॉल से बाहर निकल गई। सांग जिन्यान ने बिना सोचे उसके पीछे भागना चाहा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मंजर अफरा तफरी में बदल गया। सुआनू गाड़ी में बैठी, उसने एक्सीलेटर पर जोर दबाया और सीधे सुए परिवार के घर की तरफ तेजी से भागी। आज सुबह मेरी आंखों में वो नजर, बटलर द्वारा दिया गया वो पीला पड़ा नोट और बटलर की आंखों में वो अपराध बोध। सब कुछ याद करते हुए उसके दिल में एक बुरी आशंका उठी। गाड़ी सुए परिवार के दरवाजे के ठीक सामने रुकी। ठीक से पार्क भी नहीं किया था कि वो पहले से विला की तरफ दौड़ रही थी। 2 मंजिल की सीढ़ी उसने कुछ ही कदमों में चढ़ ली। वो तेजी से मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची और जोर से दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, यहाँ तक कि मेरा सारा सामान भी गायब था। सुआनू का चेहरा जम गया। उसने एक गुजरती हुई नौकरानी को पकड़ लिया। मेरा भाई कहाँ है? यंग मास्टर आज सुबह ही अपना सूटकेस लेकर चले गए। नौकरानी उसके आतंक से डर गई। सुआनू के दिल में वो बुरी आशंका और भी मजबूत हो गई। उसने नौकरानी को धक्का देकर हटाया और नीचे जाने ही वाली थी कि ठीक सामने गुस्से में घर लौट रहे सुए पिता और मां से टकरा गई। रुको! सुआनू छूटने के लिए छटपटाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो फिसल गई और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। ये देखकर सुए पिता ने आंखें बंद कर ली। वो लगभग बेहोश हो गए। ये खुशी का दिन होना चाहिए था कि किसने सोचा था कि इतना बेतुका नाटक होगा। सुए परिवार ने सुआनू को इमरजेंसी रूम में भर्ती कराया। तभी अचानक डॉक्टर से पता चला कि वो 1 महीने की गर्भवती है। जब सांग परिवार को यह खबर मिली तो खुशी खुशी सुआनू के अस्पताल कमरे के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा था कि यह शादी पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मामले ने अचानक करवट बदल ली। सुआनू के पेट में सांग परिवार का बच्चा था तो शायद भविष्य में भाग नहीं सकेगी। उनमें से सबसे खुश सांग जिन्यान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि आसमान उस पर इतना मेहरबान होगा। इतने नाजुक मौके पर उसे एक बच्चा दे दिया। जब सुआनू को होश आया तो उसने पाया कि सब लोग उसे घेरे हुए हैं, जैसे वो कोई खास देखभाल वाली वस्तु हो। वानू, तुम गर्भवती हो, तुम कोई जोखिम नहीं ले सकती। अब जब तुम होश में आ गई हो तो जल्दी जिन्यान से माफी मांगो। तुम बीच शादी में भाग गई, लोग जिन्यान के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। सुआनू कैसे मान सकती थी? वो मुझे ढूंढना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि मैं कहां गया हूं। सुआनू अस्पताल के बिस्तर से उठी और मुझे ढूंढने बाहर जाने का इरादा किया।
लेकिन सुए पिता ने उसे मुझे ढूंढने का मौका नहीं दिया। उसने हाथ हिलाकर नौकरों को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन उसने नौकरों को उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे सुए पिता इतने गुस्से में आ गए कि पीछे हट गए। उद्दंड लड़की, तू आखिर कर क्या रही है? तू पहले से गर्भवती है, कैसे इधर उधर भाग सकती है? शियाओ आखिर गया कहाँ है? उसकी आंखें लाल थीं और उसके लहजे में एक विनती थी। नानी द्वारा अभी अभी कही गई बातों को याद करते हुए सुआनु का दिल तेज धड़कने लगा। तू ये सब क्यों पूछ रही है? तुम्हारे लिए अब सबसे जरूरी है कि तुम जल्दी मेरे साथ सांग परिवार में जाकर माफी मांगो। सुआनु ने देखा कि सुए पिता कुछ नहीं बता रहे, तो उसने उनके पास से निकल जाने की योजना बनाई। मेरे लिए इसे पकड़ो। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा और उसे जबरदस्ती सांग जिन्यान के सामने ले गया। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? तुम बीच में भाग गई। सांग और सुए परिवारों की इज्जत कहां रखी जाएगी? सुआन, अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो सीधे बोल देती। तुमने इस समय मेरे परिवार को इस तरह अपमानित क्यों किया? इसके बाद मेरा बेटा कैसे जिएगा? सुआनु ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, होंठ दबा लिए, कुछ नहीं बोली। इसी समय अस्पताल के कमरे का दरवाजा अंदर से खुला। सांग जिन्यान का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं। मदर गू ने उसकी परवाह न करते हुए अपने बेटे की हालत जानने के लिए दौड़ लगाई। तू शियाओ यू को ढूंढने क्यों भागी? अपने बेटे की आज की अजीब हरकतों को याद करते हुए उसके दिमाग में एक असंभव सा विचार पौधा। सुआनु ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे क्या जवाब देना चाहिए था? पहले तो वो मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि वो मुझसे कहना चाहती थी कि अब से सांग जिन्यान को अपना जीजा जी समझूं। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं जा चुका हूं, अब यहां नहीं हूं, तो उसका दिल घबराहट से भर गया। वो मुझे ढूंढना चाहती थी, लेकिन अगर मिल भी गई तो? अचानक उसके मन में मेरी बहुत सारी तस्वीरें आ गई। खुश, उदास, तबाह और आज सुबह का मेरा शांत चेहरा। धीरे धीरे ये तस्वीर उस दिन में बदल गई जब डायरी पकड़े जाने के बाद मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उससे इजहार किया था। दीदी, मुझे तुमसे प्यार है। उसके कानों में घंटियां बज रही थी। उसने अनजाने में अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। तू शियाओ यू को ढूंढने गई थी क्या इसलिए कि तुझे अचानक एहसास हुआ कि तू उसे पसंद करती है? वो एक अनुभवी आदमी था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो असंभव सा विचार मुंह से निकल ही गया। अगर पहले होता तो सुआनु तुरंत इनकार कर देती, लेकिन आज शादी में मुझे न देखकर, घर पर न पाकर उसका दिल घबरा गया था। वो मुझे तुरंत ढूंढना चाहती थी। वो भावना जो उसने बहुत दिनों तक दबा कर रखी थी, वो फिर से उभर आई और एक विशाल वृक्ष बन गई। वो तेरा भाई है, तो उसके लिए ऐसे विचार कैसे ला सकती है? जो शब्द उसने कभी कहे थे वो 3 साल बाद सुए माँ ने फिर से बोल दिए। उसके दिल में एक उदासी उमड़ आई। आज उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उन शब्दों का कितना नुकसान हो सकता है। बस एक दीवानगी, बस एक छुपा हुआ प्यार, एक शब्द भी नहीं कहा गया। तुम उससे कितना भी प्यार करो, बेकार है। शियाओ अपने असली माँ बाप को ढूंढकर विदेश जा चुका है। वो कभी वापस नहीं आएगा। शियाओ को अपने असली माँ बाप मिल गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता नहीं? सुआनु का चेहरा और पीला पड़ गया। पिछले 1 महीने में सांग जिन्यान को खुश करने के लिए उसने मेरे लिए लटकाई गई प्रार्थना पट्टियां फाड़ दी थी। उसने मुझे अकेला खाई में छोड़ दिया था। उसने स्पेशल दवा का एकमात्र डोज सांग जिन्यान को दे दिया, जिससे मैं कभी रेस नहीं कर पाया। उसका चेहरा और पीला होता गया। उसके कदम डगमगा गए। वो लगभग जमीन पर गिर गई। उसके चारों तरफ का दृश्य धुंधला हो गया। उसे बस अपने बेचैन दिल की धड़कनें और तेज सांसें सुनाई दे रही थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले क्या सोचती थी। अब तुम जिन्यान से शादी कर चुकी हो, तुम माँ बनने वाली हो। अपने उन विचारों को दूर कर दो जो पहले थे। जिन्यान के साथ अच्छी जिंदगी बसाओ। हालांकि सुआनु भी शादी में भाग गई थी, फिर भी सांग और सुए परिवारों सहित सभी ने चुपके से सांग जिन्यान को सुए परिवार का दामाद मान लिया। सुआनु के होंठ हिले। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सांग जिन्यान उसके बगल में बैठा बेहाल रो रहा था। आज जो कुछ हुआ उसने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है उनकी शादी, लेकिन जिससे वो प्यार करता है वो किसी और के लिए भाग गई। अब वो किसी का मुंह कैसे दिखाएगा? शादी में बेहोश होने के अलावा सुआनु गर्भवती पाई गई थी। डॉक्टर ने अभी उसे बताया था कि सुआनु को बहुत ज्यादा सदमा लगा है, इसलिए सुनिश्चित नहीं है कि वो बच्चे को रख पाएगी या नहीं। ये सोचकर वो और भी जोर जोर से रोने लगा और मेरे लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। बचपन से ही वो कभी भी किसी भी मामले में मेरे बराबर नहीं था। हालांकि सांग और सुए परिवारों का दर्जा लगभग बराबर था, फिर भी उसके माता पिता सुए परिवार के कनेक्शनों के लिए लालायित रहते थे। उन्होंने उसे मेरे साथ चापलूसी करने के लिए मजबूर किया ताकि सुए परिवार से कुछ फायदा मिल सके, जबकि सांग परिवार में सब कुछ उसके छोटे भाई के लिए छोड़ दिया गया था। उसके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उसकी शादी के लिए भी उसे किसी ऐसे व्यक्ति से करनी थी जो उसके भाई के भविष्य के लिए फायदेमंद हो। शुरू में उसके माता पिता ने उसके लिए एक तेज मिजाज, तलाकशुदा और बड़ी उम्र की महिला चुन ली थी। उसी ने रोज चिल्लाकर फांसी लगाने की धमकी देकर अपने माता पिता को यह विचार छोड़ने पर मजबूर किया था। अपने माता पिता के इस विचार को बुझाने के लिए उसके पास खुद ही रास्ता निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। संयोग से मैंने उसे चुपके से बता दिया था कि मुझे सुआनु पसंद है। हालांकि वो जानता था कि मैं सुए परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूं, फिर भी बाहरी लोगों की नजरों में ये बिल्कुल अनुचित था। इसलिए उसने तुरंत मुझसे जाकर सुआनु को बता दिया। वो असल में सिर्फ मेरे सपने को कुचलना चाहता था कि मैं ऊपर जाकर शादी करूंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सुआनु मुझे पूरी तरह हार मानने के लिए उससे उसके साथ अभिनय करने को कहा। बेशक उसे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना था। आखिर जिससे उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी, उससे सुआनु कहीं बेहतर थी। तो उसने उसके सामने थोड़ा रोया, थोड़ा नखरा किया और उसके प्रति सहानुभूति दिखाने का नाटक किया। सुआनु खुद को नहीं रोक पाई और उसके जाल में फंस गई। 1 बार 2 बार, आखिरकार उनकी शादी तय हो गई। लेकिन किसने सोचा था कि सुआनु मेरे कारण भाग जाएगी?
इसने निस्संदेह उसे बदनाम कर दिया। उसके माता पिता भी इस बात से नाराज थे कि वो सुआनु को रोकने में असमर्थ रहा, लेकिन सुए परिवार के सामने वो अभी भी दीनहीन बने रहे, ताकि सुए परिवार और भी दोषी महसूस करे। अगर पहले होता तो सुआनु जरूर उसे गले लगाकर दिलासा देती, लेकिन अब वो बस छत की तरफ खाली निगाहों से देख रही थी। यह नजारा सांग जिनियान को और भी नापसंद आया। हालांकि वो जानता था कि वो शुरू में इसलिए साथ आए थे क्योंकि सुआनु मुझे उकसाने, मुझे हार मानने और मुझसे दूर रहने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन अब उसने उसे सब कुछ दे दिया था। वो शादीशुदा थे, फिर भी वो अभी भी मेरे बारे में सोच रही थी। वानु, सुआनु ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ कहने वाला था कि सुआनु ने अपने निचले पेट की तरफ देखा। डॉक्टर ने अभी उसे बताया था कि वो 1 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसने हर बार सुरक्षा का इस्तेमाल किया था, सिवाय उस बार के जब हमारी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। वो सांग जिनियान को दिलासा दे रही थी और उसके पास सुरक्षा का इस्तेमाल करने का समय नहीं था। बस वो एक बार, अगर मैं अभी तक नहीं गया होता तो ये बच्चा होना बुरा नहीं होता, लेकिन अब जब मैं जा चुका हूं, ये बच्चा बेकार है। चाहे सांग जिनियान हो या ये बच्चा, दोनों सुआनु के लिए सिर्फ औजार थे जिससे मेरी उम्मीद खत्म की जा सके। इसके अलावा अब उसने मेरे लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि कर ली थी, तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। उन 6 छोटे शब्दों ने सांग जिनियान को कुर्सी से उछाल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो मुंह खोलता, सुए पिता और मां अंदर घुस आए। सुए पिता ने सुआनु को बुरी तरह डांटा। उसने आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गई। दूसरी तरफ जब मेरे माता पिता द्वारा भेजे गए लोगों ने मुझे उठाकर अमेरिका पहुंचाया, तो मैंने तुरंत अपने असली माँ बाप को एग्जिट पर ताजे फूल लिए घबराते हुए दूर की तरफ देखते हुए पाया। मैं अपनी माँ से बहुत मिलता जुलता हूँ। 15 साल बाद मिलन ने हम तीनों को एक दूसरे से कसकर लिपटा दिया। बिना रुके रोते रहे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और मुझे देखकर फिर से आंसू बहने लगे। घर पहुंचने के बाद भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने को तैयार नहीं थी। बेटा, असल में तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारा नाम शिंगचेन रखा था। कोई बात नहीं माँ, बस मुझे शिंगचेन बुलाओ। आखिर मैंने सुए परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। मैं अब सुए परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने असली माँ बाप का नाम लेना चाहिए। माँ ने उत्सुकता से सिर हिलाया, फिर अचानक मेरे पैरों की तरफ देखा। शिंगचेन, अमेरिका आने के बाद क्या तुम अभी भी रेसिंग जारी रखना चाहोगे? अगर रखना चाहते हो तो हम अभी तुम्हारे लिए किसी क्लब से संपर्क करते हैं। मैं अचानक सन रह गया, अपने पैरों को देखता रहा। मेरी आंखें अचानक लाल हो गईं और एक एक करके आंसू बहने लगे। मुझे अचानक रोता देख माँ घबरा गई। उसने सोचा कि उसने कोई दुखती रख छू दी। उसने जल्दी से मुझे गले लगाया और माफी मांगी। माफ करना शिंगचेन, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो नहीं जाएंगे, ठीक है बेटा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेस नहीं करना चाहता। मैंने कहानी सुनाई कि कैसे सांग जिनियान ने मुझे ऊंचे मंच से धक्का दिया, कैसे सुआनु ने स्पेशल दवा सांग जिनियान को दे दी और बाकी सब कुछ। जब मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां डॉक्टर ने ऐलान किया कि मैं कभी रेस नहीं कर सकता, तो मैंने अपनी माँ की बाहों में मुंह छुपा लिया और बेकाबू होकर सिसकने लगा। काफी समय हो गया था, लेकिन जब दोबारा याद आया तब भी मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। माँ बहुत गुस्सा हुई और दिल भी टूटा। उसने मुझे बहुत देर तक दिलासा दिया। मुझे सोते देखकर वो चुपके से बाहर गई और देश में एक फोन किया। लोआंग, मुझे एक छोटे से मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। जब से सुआनु गर्भवती हुई, सांग जिनियान सुए परिवार में आकर रहने लगा। वो सुआनु की बहुत बारीकी से देखभाल करता था। सुआनु जो चाहती वो उसे देता। उसके तीनों वक्त के खाने में कभी एक ही डिश नहीं दोहराई जाती थी। सुए परिवार और सांग जिनियान की समर्पित देखभाल के तहत सुआनु की ठुड्डी धीरे धीरे गोल होने लगी। एकमात्र बुरी बात यह थी कि हालांकि उसने और सुआनु ने शादी कर ली थी, फिर भी उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो कानूनी तौर पर वो अभी भी पति पत्नी नहीं थे। आज सुए माँ का जन्मदिन था। सुआनु घर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी उसे जाना ही था। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसे कोई जीवंत दृश्य नहीं दिखा। इसके बजाय सब लोग इकट्ठा होकर इशारों में बातें कर रहे थे। उसका दिल तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से भीड़ को चीरते हुए अंदर जाने की कोशिश की और देखा कि सुए माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि सांग जिनियान को पुलिस को ले जाने से रोके। आसपास के लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि मेरा ऊंचे मंच से गिरना सांग जिनियान ने जानबूझकर किया था। मैं हर बार अभ्यास करते समय अपने अभ्यास को कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ, फिर फुटेज देखता हूँ। उस दिन सांग जिनियान से बहस करने से पहले मैं कैमरा बंद करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सांग जिनियान मुझे धक्का देगा और ये ठीक कैमरे में कैद हो गया। भले ही ये रिकॉर्ड ना हुआ हो, उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। असल में मेरे करीबी दोस्त पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन सुआनु के रुतबे की वजह से क्लब के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें पुलिस के पास जाने की इजाजत नहीं थी जब तक आज अमेरिका से ट्रांसअटलांटिक कॉल नहीं आई। तब इस मामले को फिर से उजागर किया गया। उसी समय यह तथ्य भी उजागर हुआ कि सुआनु ने स्पेशल दवा सांग जिनियान को दी थी। घोटालों की झड़ी ने सुए परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट कर दी। मुख्य पुलिस अधिकारी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी भीड़ के पीछे से एक कार का हॉर्न बजा। सबने एक एक करके सिर घुमाया। उन्होंने एक सख्त चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गाड़ी से उतरते देखा। वो सीधा सुआनु के पास गया। उस व्यक्ति ने एक विशेष जांच वारंट निकाला। सुआनु, तुम पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का संदेह है, तुम हमारे साथ चलो। ये कहने के बाद उसके पीछे के सबॉर्डिनेट्स को हाथ हिलाकर इशारा किया। कई लोग आगे बढ़े और उसे सीधे गाड़ी में बैठा ले गए। सुए माँ ने यह नजारा देखा, चिल्लाई और उन्हें रोकना चाहा। सुए पिता को होश आया और उन्होंने उसे रोका।
उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का दर्जा उनसे कहीं ऊंचा था। उनका परिवार उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस बीच इस तरफ के पुलिस ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने सांग जिनियान को पुलिस गाड़ी में खींच लिया। भीड़ धीरे धीरे छेंट गई। पीछे सिर्फ एक अव्यवस्था रह गई। सुए माँ ढीली पड़कर जमीन पर गिर गई। सुए पिता ने जल्दी से उन्हें उठाने की कोशिश की। सुए माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। उदास पूछताछ कक्ष में वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सुआनु के सामने एक कागज लिए बैठा था। उसने उसके अपराधों को एक एक करके सूचीबद्ध किया। सुआनु जितना सुनती उतना ही उसे सब परिचित लगता। उसे लगा कि ये वही चीजें हैं जो उसने मेरे साथ की थी। मैंने एक बार सुए माँ से अपने असली माता पिता की पहचान के बारे में पूछा था, लेकिन वो बहुत डरी हुई लग रही थी और इस बारे में बात करने से बचती थी। जब उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सुआनु द्वारा सांग जिनियान को स्पेशल दवा देने का जिक्र किया जिससे राजदूत जिया के बेटे शियाओ को नुकसान पहुंचा और वो कभी रेस नहीं कर पाया, तब उसे आखिरकार पुष्टि हो गई कि राजदूत जिया का बेटा मैं ही था। वो बेचैन होकर खड़ी होना चाहती थी, सामने वाले व्यक्ति से सच्चाई की पुष्टि करना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे के सबॉर्डिनेट्स ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसकी तरफ ठंडी नजर डाली और उसकी सजा सुनाई। दूसरी तरफ सांग जिनियान की स्थिति सुआनु से भी गंभीर थी। उनकी जांच में यह भी पाया गया कि सांग जिनियान ने एक से अधिक बार जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाई थी। मेरे अलावा कई और लोग थे जिन्हें वो नापसंद करता था, उन्हें भी उसने नुकसान पहुंचाया था। हालांकि सांग परिवार शक्तिशाली था और उसकी रक्षा कर सकता था, लेकिन उसने इतनी परेशानी खड़ी कर दी थी और ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सीधे उसकी रक्षा करना छोड़ दिया। अंततः सांग परिवार को पीड़ितों को बड़ी रकम देकर मामला निपटाना पड़ा। इससे सांग परिवार बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने अपना सारा गुस्सा सांग जिनियान पर निकाला और सीधे उससे संबंध तोड़ लिए। उसे अपनी मर्जी से जीने के लिए छोड़ दिया। अंत में सुए माँ ही उसे घर ले गई। पहले सुए माँ सांग जिनियान को बहुत पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि वो कोमल और समझदार है, अपनी ठंडी बेटी को हंसा सकता है। जब भी वो आता घर हंसी खुशी से भर जाता था। अब जब सुए माँ ने उसके द्वारा किए गए भयानक कामों को देखा तो वो उससे खुश नहीं हो पाती थी। उसे देखते ही उनके सिर में दर्द होने लगता था। अंततः उन्होंने सांग जिनियान को सीधे बगल वाले घर में भेज दिया और कुछ नौकरानियां उसकी देखभाल के लिए भेज दी। उन्होंने नौकरानियों से कहा, बस इतना ध्यान रखो कि वो जिंदा रहे, बाकी किसी चीज की परवाह मत करना। साफ था कि कुछ ही समय पहले सांग जिनियान सबके लिए प्रशंसा का पात्र था, लेकिन बस एक रात में वो रसातल में गिर गया। सबकी नजरों में खलनायक बन गया। सब उससे दूर भागते थे। उसने एक बार विद्रोह किया और इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन सुए माँ द्वारा भेजी गई नौकरानी ने उसके गुस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ये विचार छोड़ दो। अगर ये नहीं होता कि यंग मिस तुम्हारा बच्चा पेट में रखती है तो सुए परिवार तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। सांग जिनियान ने सुआनु के गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में भी सोचा। तब कहीं उसका मन शांत हुआ। आखिर अब उसके पास कुछ नहीं था, बच्चा ही उसका एकमात्र सहारा था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि सुआनु इस बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दे। ये सोचकर उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने बचा हुआ दलिया आज्ञाकारी रूप से खत्म कर दिया। इस बीच नीचे कमरे में जब से सुआनु को पदावनत किया गया था, ये अज्ञात था कि वो कब टीम में वापस आ पाएगी। वो बेजान सी जमीन पर बैठी थी। उसकी टांगे बेसबब फैली हुई थी। हाथ बगल में ढीले लटक रहे थे। वो आंखें जिनमें कभी चमक थी अब फीकी और धुंधली हो चुकी थी। एक नौकरानी एक बड़ा बक्सा लेकर आई और उसे सुआनु के सामने रख दिया। यंग मिस, ये चीजें कबाड़ स्टेशन से वापस भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये वो सामान है जिसे यंग मास्टर ने पहले फेंक दिया था। क्योंकि चीजें बहुत कीमती हैं, उन्होंने उन्हें आसानी से नष्ट करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने उन्हें सही सलामत वापस भेज दिया। ये सुनकर कि ये वो चीजें हैं जो मैंने फेंक दी थी, सुआनु की फीकी आंखें अचानक चमक उठी। मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की सारी चीजें फेंक दी गई, जिसमें पहले की पारिवारिक तस्वीर भी शामिल थी। उसने घर का कोना कोना छान मारा था, लेकिन मुझसे जुड़ी कोई एक चीज भी नहीं मिली। सुआनु ने जोर से बक्सा अपनी तरफ खींचा। शायद काफी समय से हरकत नहीं की थी, इसलिए उसकी ताकत स्थिर नहीं थी और बक्सा तुरंत फट गया। अंदर की सारी चीजें बाहर गिर गईं। अंदर का सामान साफ देखने के बाद उसकी आंखें अचानक फैल गईं। अंदर वो सारे तोहफे थे जो उसने मुझे दिए थे। उसके हाथ में एक टेडी बियर था। ये वो दिन था जब मैं पहली बार सुए परिवार में आया था। उसने मुझे स्वागत तोहफे के रूप में ये दिया था। उस समय मैं इतना डर गया था कि सारी रात सो नहीं पाया। ये सुआनु ही थी जो टेडी बियर लेकर मेरे कमरे में छुप कर आई और मुझे सोने की कहानियां सुनाती थी। उसने यहां तक कहा था कि ये टेडी बियर उसका अवतार है और ये उसकी ओर से मेरी रक्षा करेगा। बगल में रखे हुए चमड़े के जूते थे। ये सुआनु द्वारा दिया गया पहला जन्मदिन का तोहफा था। उसने मेरे लिए विदेश से विशेष रूप से मंगवाए थे। बचे हुए बक्से हर साल मेरे जन्मदिन के थे। मेरे जन्मदिन की रात 12 बजे जब घड़ी बजती थी, वो तैयार तोहफा लेकर मेरे बेडरूम के दरवाजे पर रख देती थी। उसने कभी 1 साल भी नहीं छोड़ा, जब तक कि मेरे 18वें जन्मदिन के बाद जब उसने मेरी गुप्त भावनाओं वाली डायरी खोज ली, उसने मुझे फिर कभी तोहफा नहीं दिया। सुआनु ने एक एक चीज देखी। उसकी आंखों में दर्द और गहरा होता गया। ये तोहफे मैंने बहुत अच्छे से सहेज कर रखे थे। अगर उन पर पीले दाग न होते तो दूसरे सोचते कि ये नए हैं। उसने कांपते हाथों से एक एक तोहफे को सहलाया। अचानक जैसे उसे कुछ और दिखा। तोहफों के ढेर के नीचे से उसने एक डायरी निकाली। उस पर चिपके हुए टेप के कई टुकड़ों को देखकर वो जान गई कि वही डायरी है जिसे उसने फाड़ा था। जो लड़का कभी उसे दीदी कहकर बुलाता था, उसने अचानक संबोधन बदलकर उसका पूरा नाम लेना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे अपने रहस्य हैं, तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। जब तक सांग जिनियान ने चुपके से उसे रोककर मेरे दिल की सारी बातें नहीं बता दी, तब उसे पता चला कि मैं उसे बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। उस समय वो पहले तो सन्न रह गई, फिर तुरंत डर गई। मैंने अपनी सबसे निजी बातें भी सांग जिनियान को बता दी थी और सांग जिनियान कभी कोई राज नहीं रख सकता था। अगर एक दिन सांग जिनियान ये बात उजागर कर देता तो न केवल मैं और वो
बल्कि पूरा सुए परिवार बहुत बड़े झटके में आ जाता। इसलिए इस मामले के पूरी तरह उजागर होने से पहले वो केवल मेरे विचारों को जड़ से खत्म करना चाहती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वो कैसे मेरे कमरे में घुस गई और कैसे उसने मेरी डायरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसे होश आया तो उसने मेरा आंसू भरा टूटा हुआ चेहरा देखा। उस पल वो सच में घबरा गई थी, लेकिन डायरी की सामग्री के बारे में सोचकर वो घबराहट गुस्से में बदल गई। जिस दिन तुम सुए परिवार में आए उस दिन से मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटे भाई के रूप में देखा। तुम मेरे बारे में ऐसे विचार कैसे ला सकते हो? अगर तुम अभी भी सुए परिवार में रहना चाहते हो तो इन विचारों को दूर करो, नहीं तो ये पूरे शहर में बदनामी फैलाएगा और सुए परिवार को बेइज्जत करेगा। उसके हाथों ने उस फटी हुई डायरी को सहलाया। वो कल्पना कर सकती थी कि मैं उसके जाने के बाद कितना टूट गया होगा, दिल तोड़कर रोया होगा, फिर रोते रोते थक कर कैसे टेप से डायरी के टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा होगा। शायद असहनीय पीड़ा के कारण डायरी पर अभी भी सूखे आंसुओं की कई सिलवटें थी। आंसुओं ने स्याही फैला दी थी। बहुत सारे शब्द अब साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी एहसास होता था कि मैंने उससे कितना गहरा प्यार किया था। इसीलिए बाद में मैं इतना अनिच्छुक था, बार बार उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो राजी नहीं हो सकती थी। अकेले सुए पिता और माँ की अस्वीकृति ही मुझे फिर से चोट पहुंचाने के लिए काफी थी। इसलिए मेरे दिल से अपने लिए प्यार पूरी तरह निकालने के लिए उसने किसी के साथ नाटक करने का फैसला किया। उसके विचार जानकर सांग जिनियान ने खुद को पेश किया। उसने सांग जिनियान के लगभग ढहते शरीर को देखा। उसके दिल में दया उमड़ आई, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये सब सांग जिनियान की साजिश थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो स्वाभाविक था। वो और सांग जिनियान एक दूसरे के और करीब आते गए। मेरी आंखों में उसके लिए प्यार दिन ब दिन फीका पड़ता गया। जब वो पहली बार सांग जिनियान के कारण रात को घर नहीं आई, जब उसने सांग जिनियान का हाथ थामकर अपनी सगाई की घोषणा की और फिर शादी की, तो मेरी आंखों से प्यार पूरी तरह गायब हो गया। बस ठंडक और दूरी रह गई। वो मेरे दिल की मौत थी। मेरे लिए मेरे दिल में जो एकमात्र भावना बची थी वो भी खत्म हो गई। साफ है वो उस समय बहुत खुश थी कि मैं आखिरकार उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अब उसे अपने इस देर से पहचाने गए प्यार का एहसास हुआ और ये इतना दर्दनाक था। एक उदासी भरी भावना पूरे कमरे में फैल गई। उसने डायरी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। जिंगचेंग एयरपोर्ट। 6 महीने बाद मैंने फिर से इस धरती पर कदम रखा। जब मैं अमेरिका गया था तो मैंने सोचा था कि कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 6 महीने बाद मैं वापस देश में आ गया हूं। इस बार मैं अपनी माँ की ओर से उनके पूज्य गुरु के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया था। मेरी माँ काम के कारण वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने विशेष रूप से मेरे छोटे चचेरे भाई को मेरे साथ वापस भेजा था। हालांकि मैं सिर्फ 6 महीने के लिए गया था, लेकिन अपने सामने सब कुछ देखकर मुझे लगा जैसे एक जन्म बीत गया हो। मेरे साथ शिया जिया चोंग हर समय आश्चर्यचकित हो रहा था। वो बचपन से अमेरिका में रहता था। उसके लिए पहली बार देश वापस आना था। हमारे वापस आने से पहले मेरी माँ ने देश में एक और करीबी दोस्त को फोन किया था और उससे हमारी अच्छी देखभाल करने को कहा था। तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम होटल नहीं गए, बल्कि हमें उठाकर सीधे गु परिवार के घर ले जाया गया। गु परिवार जिंगचेंग के दक्षिण में रहता था। चारों तरफ प्रतिष्ठित और अमीर परिवार थे और गु परिवार से ज्यादा दूर नहीं, जहां मेरी माँ के गुरु रहते थे, वो जगह थी जहां मैं पहले रहता था। परिचित सड़क के दृश्य को देखकर मैं कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने ये रास्ता अनगिनत बार तय किया था। 6 साल की उम्र में जब सुए परिवार मुझे घर ले गया तो यहीं से गया था। 15 साल की उम्र में जब मैं बहुत देर तक अभ्यास करता रहा तो सुआनू मुझे लेने आती थी, यहीं से आती थी। जिस दिन सुआनू की शादी थी मैंने भी उसकी शादी की गाड़ी को इसी रास्ते पर विदा किया था। अंत में जब मैं सूटकेस लेकर गया तो इसी रास्ते से एयरपोर्ट गया था। मैं यादों में खोया ही था कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक बड़ा हाथ हिला। तब कहीं मैं चौंका। इतने ध्यान में क्यों हूं? कुछ नहीं। गाड़ी को परिवार के आंगन में स्थिर होकर रुकी। जैसे ही हम उतरे मदर गु उत्सुकता से हमारा स्वागत करने बाहर आई। हमने जल्दी से तैयार किए गए तोहफे निकाले और उनके बगल वाली नौकरानी को दे दिए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मदर गु ने हमें तैयार कमरों में ले जाया। तुम्हारे दोनों कमरे पहली मंजिल पर हैं। कांच का दरवाजा खोलते ही बगीचे का सुंदर नजारा दिखता है। अपना सामान रखने के बाद हमने मदर गु से कुछ देर और बातें की। फिर हम परिचय के तोहफे लेकर अपनी माँ के गुरु फैंग परिवार से मिलने के लिए चल दिए और जाने से पहले हमने मदर गु से कहा कि हमारे लिए रात का खाना मत बचाना। मदर गु ने सिर हिलाया। हमें सुरक्षित रहने की सलाह देने के बाद उन्होंने हमें विदा किया। गु परिवार से फैंग परिवार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन शिया चोंग ऐसा व्यक्ति था जो एक जगह नहीं बैठ सकता था। वो मुझसे जिंगचेंग की कहानियां सुनाने के लिए बार बार परेशान कर रहा था। हालांकि मैं 15 साल तक जिंगचेंग में रहा, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ क्लब और सुए परिवार के घर के बीच ही आता जाता था। मैं शायद ही कभी कहीं और जाता था। खासकर जब मेरे एहसास सुआनू ने पकड़ लिए थे, उसके बाद तो मैं और भी कम बाहर निकलता था, सिवाय उस बार के जब मैं पहाड़ी मंदिर गया था। मंदिर के बारे में सुनकर शिया चोंग फिर से मुझसे चिपक गया और मुझसे वादा करवाया कि जब समय मिलेगा तो मैं उसे प्रार्थना करने ले जाऊंगा। शिया चोंग को बचपन से ही घूमना पसंद था। अमेरिका में उसकी चाची उसे देखती थी, लेकिन देश वापस आने के बाद वो ऐसे आजाद बंदर की तरह हो गया था। मैं सच में उसकी जिद बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मुझे हाँ में सिर हिलाना पड़ा। बुजुर्ग फैंग का जन्मदिन समारोह खत्म करने के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा। शिया जिया चोंग आखिरकार संतुष्ट हुआ और उसने मेरी बांह छोड़ दी। फैंग परिवार पहुंचने पर नौकरानियां पहले से ही जन्मदिन समारोह के लिए आवश्यक सामान तैयार करने में व्यस्त थी। बटलर ने हमें देखा और उत्सुकता से अंदर स्वागत किया। लिविंग रूम में मैंने बुजुर्ग फैंग को एक नजर में सोफे पर बैठे देखा। मैंने तैयार परिचय तोहफा टेबल पर रखा। बुजुर्ग फैंग, मैं अपने माता पिता की ओर से आपको लंबी उम्र और शांति की शुभकामनाएं देता हूँ। आप 3000 साल जिए। शिया चोंग और मैं भी आपको 1000 साल के पेड़ की तरह हमेशा हरा भरा रहने, बिना किसी चिंता के लंबा जीवन जीने की दुआ देते हैं। बधाइयों की इस झड़ी ने बुजुर्ग फैंग को बहुत खुश कर दिया। उन्होंने अपने बगल वाली कुर्सी के आर्मरेस्ट को थपथपाया और जल्दी से हमें सोफे पर बैठने को कहा। उन्होंने चिंतित होकर पूछा,
इन पिछले कुछ सालों में तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? सब ठीक है, बस काम के कारण वो आपके जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हो सके। कोई बात नहीं, भावना का मूल्य है। जू, इन्हें थोड़ी सैर करा कर लाओ, शाम को खाने के लिए वापस आना। तुम युवा लोगों को ज्यादा बाहर जाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया, अब ज्यादा नहीं चल सकता। हम कुछ देर और बातें करते रहे, फिर बुजुर्ग को अलविदा कहकर फैंग शू के साथ बाहर चले गए। रास्ते में हम तीनों बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। जब बात किसी मजेदार मोड़ पर आई तो फैंग शू ने अचानक अपना सिर पीटा। मैं ये लगभग भूल ही गया था। संयोग से आधे महीने पहले मैंने एक रेसिंग क्लब के साथ अपॉइंटमेंट तय किया था। मैं उसे जाकर आजमाने की सोच रहा था। मुझे याद है शिंग चेन पहले रेस कार ड्राइवर थे, है ना? क्या तुम मुझे ये बताने में मदद कर सकते हो कि ये क्लब ठीक है या नहीं? अगर ठीक नहीं है तो कोई और देखते हैं। लेकिन ये सुनते ही हम दोनों के चेहरे के हाव भाव अचानक सख्त हो गए। क्या हुआ? ये शायद हम नहीं जा सकते मेरे भाई, कुछ कारणों से अब रेसिंग ट्रैक नहीं जाना चाहते। तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम मेहमान हो, हमें यह सुनिश्चित करना है कि तुम यहाँ अच्छा समय बिताओ और खुश होकर जाओ। ये कहकर उसने अपने बगल के बटलर को क्लब को सूचित करने के लिए बुलाया। फिर वो हमें दूसरी तरफ के पार्क में ले गया। रेसिंग क्लब में सांग जिनियान एक रेसर को सिमुलेटर पर सिखा रहा था। जब से उसके दूसरों को नुकसान पहुंचाने की घटना का पर्दाफाश हुआ था, क्लब भी इसकी चपेट में आ गया था। सदस्य लगातार दूसरे क्लबों में ट्रांसफर होते जा रहे थे। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद होने के कारण अमीर लोगों का क्लब में आना कम होता जा रहा था। अंत में मास्टर को क्लब में निवेश करने के इच्छुक कुछ अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए कई एहसान जुटाने पड़े। जैसे ही सब उत्साहपूर्वक अभ्यास कर रहे थे, मास्टर अचानक काले चेहरे के साथ अंदर आया। उसने ताली बजाई। अब क्या अभ्यास कर रहे हो, सब घर जाओ। मास्टर के अचानक गुस्से का सामना करते हुए सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यहाँ तक कि कुर्सी पर बैठा सांग जिनियान भी खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे मास्टर के पास गया। हमने अभ्यास अचानक क्यों बंद कर दिया? मुझे क्या पता। अभी अभी फैंग परिवार ने किसी को भेजकर कहा कि वो देखने नहीं आ रहे, वो हमारे क्लब में निवेश नहीं करेंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, मानो पानी गर्म तवे पर गिर गया हो। सब जोर जोर से चहचहाने लगे। कुछ तो इतने चिंतित हो गए कि रोने भी लगे। वो इस पैसे पर अपनी ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं को बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे। लगातार हो रही विलाप सुनकर सांग जिनियान का चेहरा भी और पीला पड़ता गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्यों? मुझे क्या पता। सांग जिनियान को नहीं पता था कि वो कैसे निकला। दोपहर की तेज धूप ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा ही नहीं। वो बेहोशी की हालत में घर लौटा तो उसकी मुलाकात सुआनू से हुई, जो अभी अभी बाहर जाने ही वाली थी। उसने अनजाने में कहा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? सुआनू ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो बाहर जाने ही वाली थी। अभी अभी सुए माँ को फैंग परिवार से निमंत्रण मिला था। उन्हें बुजुर्ग फैंग के जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया था। असल में इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने सुए माँ को निमंत्रण पकड़े ये कहते सुना कि राजदूत जिया का बेटा भी इसमें शामिल होगा। उस दिन की घटना के बाद हर कोई जानता था कि राजदूत जिया का बेटा मैं ही हूँ। सिर्फ ये सोचकर कि वो आखिरकार मुझे फिर से देख पाएगी, उसे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने फैंग परिवार में छुपकर जाने की तैयारी की ताकि कहीं वो मुझसे मिल सके। ये तुम्हें कैसे नहीं है? मैं तुम्हारा पति हूँ। हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, शादी पूरी नहीं हुई थी। तुम मेरे पति नहीं हो। ये कहकर उसने उसकी तरफ फिर नहीं देखा और सीधे चल दी। सांग जिनियान ने दांत पीसकर चुपके से उसका पीछा किया। वो जानता था कि वो इतनी जल्दी में है तो जरूर मुझसे मिलने जा रही है। फैंग शू मुझे और शिया चोंग को काफी देर तक घुमाता रहा। हमारा समूह बहुत देर बाद खुशी खुशी वापस लौटा, लेकिन जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे, मैंने एक परिचित छाया देखी। जिस पल से मैंने सुआनू से पूरी तरह उम्मीद खो दी थी, उस पल से मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने बिना सोचे दूसरा रास्ता लेना चाहा, लेकिन तेज नजर वाली सुआनू ने मुझे तुरंत देख लिया। शियाओयू, मैंने आ भरी। जैसा कि सोचा था, मैं अभी भी बच नहीं सका। मैंने सिर घुमाया और उस व्यक्ति की तरफ ठंडी नजरों से देखा जो अभी अभी आई थी। सुआनू ने बिना सोचे मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे सामने के दो आदमियों ने उसे रोक दिया। अगर पहले होता तो सुआनू सीधे उन्हें हट जाने को कहती, लेकिन अब उसकी स्थिति उसे यह अधिकार बिल्कुल नहीं देती थी। इसके अलावा उन दोनों में से एक बुजुर्ग फैंग का पोता था। वो उसे अपमानित करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकती थी। तुम मेरे भाई से क्या चाहती हो? उसने मेरे साथ की गई सुआनू की हरकतों के बारे में भी सुना हुआ था। जब वो देश लौटे तो माँ ने उन्हें कई बार याद दिलाया था कि सुए परिवार पर नजर रखें, खासकर सुआनू और सांग जिनियान पर। सुआनू प्रश्न सुनकर सन्न रह गई। उसके होंठ कांप उठे। वो क्या जवाब दे? ये कहे कि उसे अपने दिल की बात मेरे जाने के बाद पता चली और वो अब सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रही है। और सांग जिनियान के बारे में वो उसे भी भगा सकती है। आखिर वो कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं थे। वो घूट गया और दोनों के पीछे से मुझे देखने लगा। सिर्फ 6 महीने में मैं उस स्थिति से बहुत बेहतर हालत में था जब मैं सुए परिवार में था। वो आंखें जो हमेशा उदास रहती थीं, अब रोशनी से भरी हुई थीं। शियाओयू, मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा सोचा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। जब तक तुम नहीं गए तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं सच में पसंद करती हूं वो तुम हो। और सांग जिनियान, वो सिर्फ एक औजार था जिसका इस्तेमाल मैं तुम्हें भड़काने के लिए करती थी। तो क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? वो ऐसी बीवी की तरह लग रही थी जो सालों से गलतियां कर रही थी। आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने पति से माफी मांग रही थी। बदकिस्मती से मैं उस तरह का इंतजार करने वाला पति नहीं हूं जो पत्नी की गलती मानने पर उसे वापस ले ले। मैंने उसका जवाब सुना। मेरा दिल व्यंग्य से भर गया।
लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती हो? तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे विचार नहीं करने चाहिए कि अगर ये बात बाहर आ गई तो सुए परिवार बदनाम होगा। तुमने सांग जिनियान को मुझे भड़काने, मुझे जाने के लिए मजबूर करने का औजार बनाया। क्या मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा तुम चाहती थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें पछतावा है? सुआनू, दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी हर बात से सुआनू की उंगलियां थोड़ा कांप गईं। पहले वो बस मेरे दिल से अपने लिए प्यार जल्दी से निकालना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वो कठोर शब्द कहे थे। मैंने सोचा था कि मैंने पहले जो कुछ हुआ उसे बहुत पहले छोड़ दिया है, लेकिन जब मैंने सुआनू को फिर से देखा और उसके शब्दों में वो यादें सुनी तो वो लंबे समय से दबी हुई बातें फिर से मेरे दिल में उमड़ आईं। सुआनू, तुम मुझे एक और मौका देने को कहती हो, लेकिन तुमने मुझे मौका क्यों नहीं दिया? जब हमारी गाड़ी खाई में गिर गई थी, जब मैं तुमसे बेसुध होकर विनती कर रहा था कि मुझे स्पेशल दवा दे दो ताकि मैं अपने पैर बचा सकूं, तुमने मुझे मौका क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे उम्मीद क्यों नहीं दी? मैं बोलते बोलते लड़खड़ा गया, लगभग गिर गया। मेरे चेहरे पर बेकाबू आंसू बह रहे थे, मेरी आंखों में नाराजगी और नफरत थी। हम ठीक 15 साल से एक दूसरे को जानते थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे लिए पैर क्या मायने रखते हैं, ये मेरी दूसरी जान थे। फिर भी उसने डॉक्टर से कहा कि स्पेशल दवा सांग जिनियान को दे दी जाए, जिसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद मुझे लगातार कई रातों तक बुरे सपने आए। मेरे बगल में खड़े शिया चोंग ने मेरा ये विस्फोट सुना तो दर्द से भरे चेहरे के साथ मुझे सहारा दिया। मैंने सिर हिलाया और जारी रखा। सुआनू, अमेरिका जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सोचा। सच है, मैं उस समय बहुत छोटा था। मैं बस तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचता था, इसलिए मैंने नतीजों के बारे में नहीं सोचा। मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती थी, मुझसे चिढ़ती थी, लेकिन तुमसे चुपके से प्यार करने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी कि तुम चाहती थी कि मैं कभी रेस ना कर सकूं? तुम कहती रही कि तुम भविष्य में मेरा ख्याल रखोगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो बातें यकीन करने लायक हैं? सुआनू ने अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द एक तेज चाकू की तरह उसके दिल में गहरे उतर रहे थे। उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब दे। उस समय उसे अपनी भावनाओं का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने बस सोचा कि ऐसा करने से मैं उसे छोड़ दूंगा, इसलिए उसने वो बातें कही थी। इसके अलावा वो उस समय सांग जिनियान से शादी करने वाली थी और उसे उसकी असली हकीकत नहीं पता थी। उसने सोचा कि भले ही मैं घर पर रहूं और भविष्य में काम न कर सकूं, फिर भी उसकी योग्यता से मुझे खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सांग जिनियान जरूर कोई एतराज नहीं करेगा। अब सब कुछ बदल गया था। वो बातें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मैंने अपना सिर उसके पीछे घुमाया। कोई डरपोक छुपा हुआ था, साफ था, सांग जिनियान था। ये सोचकर कि वही मेरे पैर टूटने का मुख्य कारण था, मैंने ठंडी हंसी और जोर से कहा, वहां क्या छुप रहे हो? सुआनू ने सिर घुमाकर देखा और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सांग जिनियान फिर से उसका पीछा कर रहा था। घर जाओ। सांग जिनियान पहले से ही उसकी बातें सुनकर नाराज था। अब जब उसने उसे ऐसे डांटा तो वो और नहीं छुपा। वो खड़ा होकर उनके पास आया। वो सुआनू का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन लड़की ने तुरंत हाथ खिसका लिया। उसने दांत पीसकर मेरी तरफ देखा, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर आखिरकार मेरे पैर पे जाकर रुकी और वो बिना सोचे बोल पड़ा, हमारा क्लब फैंग परिवार से प्रायोजन पाने वाला था। ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मास्टर अचानक अंदर आए और बोले कि प्रायोजन रद्द हो गया। पूछताछ करने पर पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अब रेस नहीं कर सकते। तो क्या तुम क्लब को अच्छा करते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए तुमने फैंग परिवार से प्रायोजन रद्द करवा दिया? शियाओ यू, तुम हमेशा की तरह स्वार्थी हो। चुप कर। सुए परिवार सच में अच्छी परवरिश देता है। क्या बकवास कर रहे हो? सुआनू ने अपने शरीर की परवाह न करते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मारा। सांग जिनियान जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा लाल और सूज गया था। अगर बात करना नहीं आता तो मत करो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। सुआनू ने बिना सोचे मेरे पीछे भागना चाहा, लेकिन सांग जिनियान ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वानू, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम कैसे किसी और के पीछे भाग सकती हो? सुआनू जमीन पर गिर गई और उसके पेट से खून जमीन पर बहने लगा। तब जाकर सांग जिनियान को याद आया कि वो गर्भवती है। उसने हाथ पैर मारते हुए एम्बुलेंस बुलाई और सुआनू को अस्पताल पहुंचाया। जब सुए मां को यह खबर मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची। उन्होंने सांग जिनियान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अपनी शांति बिल्कुल नहीं रखी। पहली बार उन्होंने गाली दी, तुम्हें काम से ज्यादा कुछ नहीं आता, बस उपद्रव करना है ना। सुए मां घर पर आराम से आराम कर रही थी कि अचानक बटलर ने अंदर आकर कहा, सुआनू अस्पताल में है। उन्हें डर था कि सुआनू या उनके पोते को कुछ हो गया है, तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची। लेकिन संयोग से अस्पताल के दरवाजे पर फैंग परिवार के एक नौकर से मिली। तब उन्हें पता चला कि उसने कितनी मूर्खता की है। मैं अब सुए परिवार का गोद लिया हुआ बेटा नहीं था, बल्कि एक राजदूत का बेटा था। अब जब सुए परिवार का दर्जा बहुत नीचे गिर गया था तो वो मुझे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इतना ही नहीं, जब सांग जिनियान गालियां दे रहा था तो फैंग परिवार का पोता वहीं मौजूद था। पिछली बार जिसे सुआनू को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था वो फैंग शियू के चाचा थे। यह जानने के बाद कि मैं ठीक हूं, सुए मां ने हाथ उठाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा, फिर सुआनू को भी थप्पड़ मारा। अब तुम्हारा दर्जा क्या है और शियाओयू का दर्जा क्या है? तुम उसे ढूंढने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? सुआनू, तुमने अतीत में जो किया है उससे क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें माफ कर देगा? मां, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे गुस्से से मार डालोगी। उसकी बातों ने सुए मां को बिल्कुल आराम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना दिल पकड़ लिया। यह कहकर सुए मां ने उनकी तरफ फिर नहीं देखा और गुस्से से दरवाजा पटक कर बाहर निकल गई।
अपने उन गलत विचारों को दूर कर दो। बच्चा गिर गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यह गर्भपात उसके लिए एक अच्छी बात थी। अब वो बिना किसी बोझ और बंधन के बेफिक्र होकर मुझे ढूंढ सकती थी। सुआनु को उदास चेहरे को देखकर सांग जिन्या ने दांत पीस लिए। बुजुर्ग फैंग के जन्मदिन समारोह के दिन मेहमानों की भीड़ थी। जन्मदिन के तोहफे पेश करने के बाद शिया, चोंग और मैं एक तरफ खड़े थे, चुपचाप मंदिर में धूप चढ़ाने के लिए जाने के बारे में बात कर रहे थे। उन पहाड़ियों में थोड़ी ठंड है, ज्यादा कपड़े पहनकर जाना, और वहां पहाड़ पर शाकाहारी खाना मिलता है, बस थोड़ा पानी और बिस्कुट ले जाना। ठीक है। अचानक उसे लगा जैसे उसके सामने एक परछाई आ गई। उसने ऊपर देखा तो सुआनु हमारे सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग बाहरी इलाके के पहाड़ी मंदिर जाने की योजना बना रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कानाफूसी करने का शौक है। मैं उससे परेशान नहीं होना चाहता था। मैंने शिया चोंग को खींचकर दूसरी तरफ ले जाना चाहा। सुआनु उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन कोई उसे ढूंढते हुए आ गया। पूरे समारोह के दौरान उसे मुझसे एक शब्द भी कहने का दोबारा मौका नहीं मिला। शहर के बाहर पहाड़ी मंदिर में आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। कोहरा घना होता जा रहा था। मोटे सफेद बादल उठते हुए धुंध के साथ मिल रहे थे, सड़क की सतह को घेर रहे थे। शिया चोंग और मैं कदम दर कदम पत्थर के रास्ते पर चल रहे थे। धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से बौद्ध सूत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज आ रही थी। मंदिर के आंगन में प्राचीन पेड़ बहुत ऊंचे थे। नीचे पत्थर की सिल्लियां काई से ढकी हुई थी। हवा चल रही थी और पत्ते गिर रहे थे, सरसराहट की आवाज कर रहे थे। छत के कोने पर लटकती हुई कौन सी घंटी बज रही थी। मैंने गहरी सांस ली और एक कोने में पत्थर की बेंच पर बैठ गया। शिया चोंग को एक उत्सुक बच्चे की तरह इधर उधर देखते हुए देखता रहा। ये एक सुंदर पल होना चाहिए था, लेकिन सुआनु की आत्मा की तरह पीछा करने वाली उपस्थिति ने इसे तोड़ दिया। चिपकू, यही पहला विचार था जो मेरे मन में आया जब मैंने सुआनु को अपनी तरफ आते देखा। शियाओ यू, क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं? मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि मुझे जल्द ही अमेरिका लौटना है, अगर वो मुझे परेशान करती रही और मेरे पीछे पीछे आ गई तो बेहतर होगा कि इसी मौके पर उससे साफ साफ बात कर लूं। इसलिए मैं जो खड़ा होने ही वाला था वापस बैठ गया। ठीक है, क्या बात करनी है? सुआनु की आंखों में खुशी की झलक आई। वो मेरे बगल में बैठने ही वाली थी कि मैं तुरंत खड़ा हो गया और दूर चला गया। मैं एक बोधि वृक्ष के नीचे रुका। सुआनु के पीछे आने का इंतजार करते हुए मैंने कहा, मुझे जल्दी है, जो कहना है जल्दी कहो। सुआनु ने गहरी सांस ली और वो सब कुछ कह डाला जो वो पिछले 6 महीने से कहना चाहती थी। उसने कहा कि उसने सांग जिन्यान को कभी पसंद नहीं किया था और उसके साथ रहना सिर्फ एक नाटक था ताकि मैं हार मान लूं। उसने ये भी कहा कि सांग जिन्यान द्वारा मुझे नुकसान पहुंचाना उससे अनजान था, इसीलिए उसने उसमें पहले सांग जिन्यान को बचाने के बारे में सोचा। आखिर उस समय सांग जिन्यान उसका मंगेतर था। उसने ये भी कहा कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। बच्चा एक दुर्घटना था। सुए माँ को पोता चाहिए था। अब जब उसका गर्भपात हो गया तो वो सांग जिन्यान को तुरंत बाहर निकाल देगी। संक्षेप में वो चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं ताकि हम पहले जैसा फिर से रह सकें। ये पहली बार था जब मैंने अपने सामने वाली औरत को गंभीरता से देखा था। वो दिखने में पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन वो मुझे इतनी अपरिचित क्यों लग रही थी? सुआनु, चाहे तुम और सांग जिन्यान किसी वजह से साथ आए हो, तुमने सच में मुझे चोट पहुंचाई है। सांग जिन्यान की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे नुकसान पहुंचाता। वो पूरी तरह से तुम्हारी भोग विलास पर निर्भर था। तुम ही थी जिसने पहले मुझसे दूरी बनाई, मुझसे ठंडा बर्ताव किया, मुझे चोट पहुंचाई। उसने बस तुम्हारी अगुवाई की और तुम्हारे साथ मिलकर मुझे चोट पहुंचाई। सच कहूं तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। सुआनु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि मैं कहूंगा कि वो और सांग जिन्यान एक दूसरे के लिए सही है, लेकिन उसने सांग जिन्यान को कभी पसंद नहीं किया था। खासकर उसकी असली हकीकत जानने के बाद तो वो उससे और भी ज्यादा घृणा करने लगी थी। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और जारी रखा। तुमने पहले मुझे दूर धकेला, मुझे हार मानने पर मजबूर किया। हाँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि जब मैं सुए परिवार में आया तो तुम पहले व्यक्ति थी जिसने मुझसे अच्छा व्यवहार किया। तुमने लगभग मेरी पूरी जवानी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भावनाएं विकसित कर ली। लेकिन जब तुमने मुझे दूर धकेला तो मैंने बाहर की दुनिया देखी और एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना भी रह सकता हूँ। तुमने और सांग जिन्यान ने बहुत सारी घृणित चीजें की। अब सिर्फ एक शब्द फिर से शुरू करो से तुम चाहती हो कि मैं वो सब भूल जाऊं और तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं। बिल्कुल नहीं, मेरी टोंग, तुम दोनों की वजह से मैं कभी रेस नहीं कर सकता। जब तक मेरी टोंग में दर्द होता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सुआनु, कभी कभी तुम बहुत स्वार्थी हो। हालांकि सतह पर ऐसा लगता है कि तुम सबके बारे में सोच रही हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुमने मुझे दूर धकेलने के लिए सांग जिन्यान के साथ नाटक किया। अब मुझे वापस जीतने के लिए तुम कहती हो कि तुमने सांग जिन्यान से कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे दिमाग में हम सिर्फ तुम्हारे औजार हैं। तुमने स्पष्ट कहा था कि तुम मुझे पहले रखोगी, कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगी। सुआनु, तुम वो थी जिसने पहले वादा तोड़ा। किस आधार पर तुम मुझे पलटकर माफ करने के लिए कह रही हो? हर सच्ची बात ने उसे धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। वो जो शब्द कहना चाहती थी वो बहुत मुश्किल हो गए। उसके मुंह में कड़वा स्वाद फैल गया। उसे अचानक बहुत पुरानी बात याद आई। वो रात जब मैं बहुत डरा हुआ था और सो नहीं पा रहा था, उसने एक छोटा भालू पकड़ा था और मेरे बिस्तर के पास बैठकर मुझे परी कथा सुनाई थी। कहानी के अंत में उसने छोटा भालू मेरे तकिए के पास रख दिया और दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस छोटे भालू की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम हमेशा मेरी पहली पसंद रहोगे। तुम बस मुझे बहला रहे हो। नहीं, मैं नहीं हूं। चलो छोटी उंगली पर वादा करे। ठीक है, अगर तुमने सच में भविष्य में मुझे चोट पहुंचाई तो मैं तुम पर कभी ध्यान नहीं दूंगा। उसकी आंखों के कोनों से चुपके से आंसू बह निकले। सुआनु ने फिर से आंखें खोलकर अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, बस पहाड़ से नीचे जा रहा था। शियाओ यू, मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। क्या सच में हमारे बीच कोई मौका नहीं है? बिना पीछे देखे मैं उसकी नजरों से ओझल हो गया। सुआनु ने आखिरकार अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से सिसकने लगी। सांग जिन्यान की नजरों में अब न तो नफरत थी, न ही नाराजगी, बस दुख था।
पहले सुआनू के साथ सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए उसने तरह तरह की बुरी हरकतें की, यहां तक कि उस एकमात्र व्यक्ति को भी खो दिया जो उसके साथ अच्छा था। बहुत मुश्किल से वो सबका चहेता सुनहरा दामाद बना तो पता चला कि जिस औरत से वो दिलो जान से प्यार करता था उसके दिल में पहले से कोई और था। उसकी आंखें भ्रम और लाचारी से भरी थीं। खासकर हमारी बातचीत सुनने के बाद वो आखिरकार समझ गया सुआनू किसी से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। और पिछले 4 सालों में उसके सभी बलिदान बेकार गए थे, हवा के साथ बिखर गए। वो जानता था कि अगर वो थोड़ा और समझदार होता तो उसे तुरंत सुआनू और सुए परिवार को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब सांग परिवार ने उसका त्याग कर दिया था और सुए पिता माँ उसे पसंद नहीं करते थे। वो केवल अपने सामने वाली औरत से चिपके रह सकता था। इसलिए उसने अपना दुख वापस ले लिया और सुआनू की तरफ उम्मीद से देखा। उसका हाथ पकड़ना चाहता था। वानू, तुम्हारे पास अब भी मैं हूं, क्या हम साथ मिलकर अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं? लेकिन सुआनू ने ठीक उसी तरह जैसे मैंने कुछ पल पहले किया था उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली और मुड़कर चली गई। उसके दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। वो जानता था कि अब यह असंभव है। मैंने एयरपोर्ट पर काफी देर तक इंतजार किया, आखिरकार शिया चोंग को हांफता हुआ आता देखा। कहां चला गया था? अब क्यों आया? बस अस्पताल में एक मजाक देखने गया था। कैसा मजाक? सांग जिनियान ने प्यार से नफरत में बदलकर सुआनू को पहाड़ी सड़क पर धक्का दे दिया, जिससे उसके कई फ्रैक्चर हो गए। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके दोनों पैर काटने पड़े और सांग जिनियान, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। अब उसके दोनों पैर लंगड़े हो गए हैं। जब सुए माँ ने यह सुना तो गुस्से से बेहोश हो गई। सुए पिता ने सीधे बटलर से कहा कि जब ये दोनों अस्पताल से छुट्टी पा लें तो उन्हें घर से बाहर निकाल दो, उन्हें अपनी मर्जी से जीने दो। बदकिस्मती से अस्पताल से छुट्टी लेने से पहले ही वो फिर से लड़ने लगे। वो सीधे सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। दोनों वनस्पति अवस्था में आ गए। खुश हो गए। इससे मुझे क्या लेना देना? प्लेन उड़ने वाला है, मैं पहले सो रहा हूं। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। प्लेन आसमान में एक रेखा खींचता हुआ बादलों में गायब हो गया।